ओके ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बारे में डिस्टिंग्विश तुम लोगों ने 10th में पढ़ा रहेगा ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत सिंपल है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये जो है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट इसका मतलब है डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक तो तुमने पढ़ाया ना 11th में, बराबर। पी ब्लॉक का ग्रुप थोड़ा बहुत पढ़ाया था तुमको ना, बराबर। अभी तुमको 12th में 16, 17, 18 ऐसा है, बराबर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, टेक्स्ट बुक निकाल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा तुमको। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट, डी ब्लॉक, और इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक का एलिमेंट। याद रहेगा ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या है, याद रहेगा। मतलब ये चैप्टर में हम लोग दो ब्लॉक का एलिमेंट डिटेल में पढ़ने वाले, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, समझा। डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ेंगे। ओके चलो देखते हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, इसमें क्या है, पोजीशन इन पीरियोडिक, जल्दी बैठो फटाफट। क्या है पॉइंट, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है, एक काम करो, मैं तुमको जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बोलता हूँ फटाफट वो निकालो, पेज नंबर 166 निकालो टेक्स्ट बुक का। मिला, क्योंकि टेक्स्ट बुक का आज जरूरत पड़ेगा, बिना टेक्स्ट बुक नहीं सॉल्व कर पाएंगे कुछ भी आज। मिला तुमको, वहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल दिखेगा, देखो पीरियोडिक टेबल जो येलो कलर से बना हुआ है, देखो येलो कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बराबर। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, ये पढ़ेंगे। और इसके नीचे देखो थोड़ा उधर पिंक टाइप दिया है ना, नीचे पिंक कलर का दिया है, वो एफ ब्लॉक है, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बराबर। ये इनर ट्रांजिशन बाद में पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में तो तुमको यही पढ़ने का है, डी ब्लॉक एलिमेंट। चलो, तो अगर मुझे इसका पोजीशन बताने का है, पोजीशन, तो जरा चेक करो ये कितवा पीरियड पे आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड पे आता है, पीरियड 4 वो एच नहीं गिनते हैं, बराबर ना, समझ में आ रहा है कैसा है। तो देखो एक्चुअल में दिख रहा है तुमको, यहाँ पे लिखा रहेगा पीरियड 4 से लेके पीरियड 7, मिला क्या तुमको, देखो ऊपर एक एच, कोई पीरियोडिक टेबल में वो एच नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे एच और हीलियम नहीं दिखा रहता, लेकिन ध्यान दो तुमको प्रॉपर नंबरिंग दिया है उधर। अरे येलो वाला पहला एलिमेंट देखा, स्कैंडियम, वो स्कैंडियम कितने पीरियड पे आता है, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल, 4th पे आएगा, बराबर। ग्रुप देखो, ग्रुप मतलब ऐसा वर्टिकल, 3rd ग्रुप, बराबर। स्कैंडियम से तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट चालू होता है, और देखो कहाँ तक जाता है, जिंक तक। जिंक दिखा क्या, वही पीरियड का जिंक कितना ग्रुप में आ रहा है, 12। समझ में आया, क्लियर क्या है। तो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पीरियड 4 से चालू होएगा, और लास्ट क्लास कितना पीरियड रहता है, 7। 4 से 7 तक जाएगा पीरियड, और ग्रुप में 3 नहीं 4 से लेके 12 तक। समझा पॉइंट क्या है, ये उसका पोजीशन है, समझा पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। पीरियड कहाँ से कहाँ पे, पीरियड 4 to 7, और ग्रुप 3 to 12। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो जल्दी पढ़ो। The transition elements are placed in the पीरियड कहाँ से कहाँ पे, 4 to 7 and group 3 to 12। अरे यही पढ़ा है ना मैंने तुमको अभी, बराबर। नहीं समझा रहेगा, ये इजी ध्यान देते रहो तो समझेगा। अच्छा, अब इसका नाम भी है, जरा इधर देखो, दिखा तुमको, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। समझ आ रहा है, नाम भी तुमको याद होना चाहिए, बराबर, समझा। अरे नाम बता दिया खाली, बस, और क्या है। उसके नीचे यूट्रियम है, जिरकोनियम है, मोलिब, ये Nb है, बराबर। देखो सबका नाम भी लिखा है उधर, छोटा दिखा तुमको दिखेगा लेकिन, बराबर। फिर आगे टेक्नीशियम है, फिर आगे दिख रहा है पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये तुमको नाम वगैरह याद होना चाहिए। हॉफनियम ये अभी बता जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, बराबर, तो समझ जाओ उसमें नीचे नाम लिखा हुआ है। तो जो येलो कलर का तुमको ब्लॉक दिखाई दे रहा है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब जरा ध्यान दो, वो जो पहला येलो का पहला सीरीज दिखा है, पहला, बराबर, उसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलेंगे उसको, 3D सीरीज। जो सेकंड दिख रहा है, फिफ्थ पीरियड, अरे 4th पीरियड को बोलते हैं 3D सीरीज। 4 से, या ऐसा मत बोलना कि 4D सीरीज है, 3D सीरीज बताता क्यों बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए नाम याद रखो। जो पहला सीरीज है जो स्कैंडियम से चालू होता है, दिख रहा है Sc, टेक्स्ट निकालो तो समझेगा, स्कैंडियम से, बराबर। उसको कौन सा सीरीज बोलेंगे, 3D सीरीज। जो सेकंड दिख रहे हैं यट्रियम, Y, उधर से जो चालू होता है उसको बोलेंगे 4D सीरीज, लेकिन वो पीरियड कौन सा है, 5th पीरियड है, सीरीज कौन सा रहेगा, 4D। समझा। आगे देखो नीचे हॉफनियम दिखा, वो 5D से, लेकिन पीरियड कौन सा है, 6। समझा। आगे दिख रहा है वहां पे, तो नीचे रुदरफोर्डियम दिखा है, रुदरफोर्डियम 7th पीरियड है, लेकिन सीरीज 6। समझा। तो 4 सीरीज है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट में, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। समझा। कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक है, 4 पीरियड से 7। कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक है, 3 से लेके 12 ना, 3 से 12। समझा ना, ग्रुप यहाँ ऐसा वर्टिकल रहता है। सीरीज का नाम क्या बताया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। चलो देखते हैं। तो हाँ ये पढ़ो जरा क्या है। अच्छा किधर तक, हाँ ये सेकंड पॉइंट,
दे कंस्टिट्यूट 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। अब वो D क्यों बोल रहे तुमको बताऊंगा थोड़ी देर में, बराबर। एक अभी के लिए नाम के लिए याद रख सकते हैं क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे एंटर करेगा? डी ऑर्बिटल में। अरे एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल एंटर करता है, पी ब्लॉक जब आगे पढ़ाएगा तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, बराबर। समझ में आ रहा है? जो नीचे ना एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे पिंक कलर का देखो ना, नीचे लिया है लैंथनम, और उसके नीचे दिख रहा है क्या है? समझा ना, एक्टिनाइट ये सब है ना, लैंथनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज। नीचे जो पिंक कलर का दिया है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन, अरे ब्लॉक से मालूम पड़ता है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है। एस ब्लॉक जो है पहला 1 और 2 ग्रुप दिख रहा है। हाँ, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मालूम है कहां एंटर करेगा? वो कौन से ऑर्बिटल में? एस ऑर्बिटल में, बराबर। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? डी ऑर्बिटल में, समझा। इसके बाद तुमको पढ़ाऊंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? एफ ऑर्बिटल में, बराबर। इसके बाद न्यू चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, बराबर। वो उसमें वो पी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट का जितना भी लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में एंटर करेगा? पी ऑर्बिटल। अरे नाम में मालूम पड़ता है, पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक में एफ ऑर्बिटल, एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल। सिंपल है, बराबर। चलो तो किधर थे हम लोग? हाँ, 3D नाम क्यों दिया मालूम है? 3D नाम क्यों दिया है? समझा 3D नाम क्यों बोला है? वो जो दिख रहा है स्कैंडियम से चालू हुआ, स्कैंडियम से जो चालू हुआ है उसको 3D नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो सीरीज का जितना भी इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, वो एंटर करता है 3D ऑर्बिटल में। कल याद है, कल तुमको सिखाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3D होता है, 4s होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। कल सिखाया था ना, 3D आया था ना, D। अरे आया था, कोबाल्ट वाले केस में आया था। देखो डी ब्लॉक से तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंपेयर करना पड़ेगा, बताया था वो टाइम पे भी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो भी सेंट्रल मेटल एटम रहता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से आता है, बताया था ना, बराबर ना। अरे भूल जाते तुम लोग, मतलब नहीं तुमको पढ़ा के बताया था ना। डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, तभी तो कलर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास, बराबर। 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वो सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? 3D ऑर्बिटल, समझा। अच्छा एक बात बताओ, टिटानियम जो है, टिटानियम जो 166 पेज नंबर पे मिला, टिटानियम ये कौन सी सीरीज में आता है? 3D में आएगा। ध्यान दे रहे क्या? नहीं दे रहे तो तुम्हारा लुकआउट है, मैं पढ़ाने का काम करेगा बस। उसके बाद नीचे दिख रहा है जिरकोनियम, ZR, टिटानियम के जस्ट नीचे, वो कौन सी सीरीज का है? 4D सीरीज का। इसीलिए है क्योंकि उसमें लास्ट शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा? 4D ऑर्बिटल में। क्योंकि स्टार्टिंग इतना इजी नहीं है, आगे और डेंजर आएगा। जब तुमको मैग्नेटिक मोमेंट ये सब पढ़ाएगा, तुमको वहां पे याद होना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल क्या कैसा है। चलो बताओ, हॉफमियम है जो HF मिला, HF हॉफमियम, हाँ ये कौन सा सीरीज का एलिमेंट है? 5D, बराबर। अरे पहला येलो जो आया वो 3D है, दूसरा जो येलो का सीरीज है वो 4D है, फिर 5D है, फिर 6D है, समझा। 3D का मतलब क्या है? 3D का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? 3D ऑर्बिटल। 4D का मतलब है ये सीरीज के जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? 4D ऑर्बिटल। 5D का मतलब वही 5D ऑर्बिटल में एंटर करेगा। 6D का मतलब 6D। याद रखो, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया, 4 ट्रांजिशन सीरीज है वहां पे। पहला 3D सीरीज, सेकेंड 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज, फिर 6D। सबका पहला एलिमेंट तुमको याद होना चाहिए। 3D सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम, बराबर। फिर 4D सीरीज का पहला देखो क्या है? यट्रियम, बराबर। 5D सीरीज का पहला एलिमेंट हॉफमियम, बराबर। एक्चुअल में वो लैंथनाइट वो सब मत देखना, लैंथनाइट एक्टिनाइट वो F ब्लॉक एलिमेंट का आता है, देखना पिंक कलर है वहां पे, पिंक कलर है, मिला क्या? अलग अलग ब्लॉक एलिमेंट है वो, बराबर। 5D सीरीज का पहला एलिमेंट क्या बताया तुमने? हॉफमियम। 6D सीरीज का पहला रुदरफोर्डियम, याद रहेगा, स्कैंडियम, यट्रियम, हॉफमियम, रुदरफोर्डियम, समझा। और एक्चुअल में तुमको पहला पूरा का पूरा 3D सीरीज याद होना चाहिए, पूरा का पूरा 3D सीरीज याद होना चाहिए। देखो वहां पे लिया स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, समझा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लेट आए ना अपन, लेट आए 4D नहीं, 4th पीरियड है वो, 4th पीरियड है, बराबर। वो जो 4th लिखा हुआ है 4th, वो 4 का मतलब है वो पीरियड नंबर है। अरे 1 to 7 क्या होता है? पीरियड। और देखो जो ऊपर लिखा है 1 to 18 ऊपर तक जाओ वो ग्रुप है। वो 4 से ऐसा मत सोचो कि वो 4D सीरीज है, समझा। 4 है मतलब वो 3D सीरीज है, एक कम करने का। 5 है मतलब वो 4D सीरीज, एक कम करो ना।
6 मतलब 6 पीरियड मतलब 5D सीरीज, 7th पीरियड मतलब 6D सीरीज। अब वो D का मतलब ये है कि वो सीरीज का जितना भी एलिमेंट है उसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, इसीलिए उसको D नहीं 3D में। स्कैंडियम, स्कैंडियम दिख रहा है, स्कैंडियम, स्कैंडियम, अरे ध्यान दो, इसमें इंट्रोडक्शन में आधा घंटा लग रहा है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। स्कैंडियम जो 21 है, इसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बोलो कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा, 3D, क्योंकि वो 3D, इसको नाम दिया ना 3D सीरीज, समझा। जिरकोनियम मिला, जिरकोनियम ZR, मैं बीच में पूछ रहा था तुमको, समझा, ZR, इसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, इसीलिए वो सीरीज को नाम दिया है 4D सीरीज, समझा कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ एंटर करता है उससे नाम दिया है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आर्गॉन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गॉन 18 18 होता है, ये सब याद होना चाहिए तुमको। कोबाल्ट कितना होता है 27, निकल कितना होता है, ये सब याद होना चाहिए, बरा, ये सब याद करते चलो। चलो तो डी ब्लॉक के बारे में देखते हैं। स्कैंडियम बरा 3D सीरीज। अच्छा वैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, MCQ बहुत बार आ चुका है ये चीज़ से, कंफ्यूज बहुत होता है बच्चों लोग को। यहाँ पे पढ़ो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। मालूम है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग न्यू चैप्टर चालू किया है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें मैं स्टार्टिंग के पार्ट में, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में तुमको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स, याद रखो ये सब चीज। चलो एफ ब्लॉक लास्ट लेक्चर में आएगा, अभी तो सिर्फ डी ब्लॉक करेंगे स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में। हाँ तो हम लोग किधर थे, इधर ना, जनरल इलेक्ट्रॉन, जैसे तुमको जनरल फॉर्मूला आता है अल्केन का CnH2n+2, वैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबका मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझा। जनरल मतलब एक नहीं, एक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, पूरे सीरीज 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। समझ में आ रहा है, बोलो समझा है। चलो अब ना तुमको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखो क्या है स्कैंडियम ना, एटॉमिक नंबर जरा देखो क्या है 21। कल का वो अफबो प्रिंसिपल याद है, अफबो प्रिंसिपल, पहला इलेक्ट्रॉन का एंटर 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, याद है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ये सब आना चाहिए तुमको, ये सब 11th की चीजें हैं, बराबर है, ऐसा बरा ना। 5s रहेगा, 5p रहेगा, 5d, 5f, बराबर, वो इलेक्ट्रॉन का एंटर करने का ट्रिक तुमको आता है। चलो s का कैपेसिटी कितने का होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 ना, 14 आगे रहेगा, बराबर। चलो तो वैसे मेरा काम तो डी ब्लॉक ही तक है, जब एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब एफ ब्लॉक का बताऊंगा, बराबर। हाँ स्कैंडियम देख रहे थे हम लोग, स्कैंडियम देख रहे थे ना, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इलेक्ट्रॉन भरने चालू करो, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में 2 ही आएगा, 2s में 2 आएगा, 2p में 6, p में 6 का एक कॉन्फ़िगरेशन है, p में 6 आ सकता है। 2p के बाद क्या भरता है 3s2, फिर 3s2 के बाद क्या भरेगा 3p, 3p में कितना आएगा 6, 4s में कितना आएगा 2, 3d में कितना आएगा, अच्छा जरा गिनो जरा कितना हुआ, 10 हुआ, ये 10 और ये भी 10 हो गया, 20 हो गया, एक ही बचा, क्या आएगा 3d 1, समझा। लेकिन लिखने के टाइम पे तुमको मालूम है सब 1 एक साथ लिखते, सब 2 एक साथ लिखते, सब 3 को तुमको पहले लिखना पड़ेगा, कल सिखाया था ये कोबाल्ट वाले केस में, और 4 को बाद में लिखते हैं, बराबर है, समझ में आ रहा है क्या है। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3 लास्ट शेल, वैलेंस शेल। अगर मैं तुमको देखो ये लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। अगर मैं तुमको पूछूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम लोग मेरे को बताएंगे 3d1 4s2, 4s2 3d1 नहीं, पहले 3 बाद में 4, समझा, 3d1 4s2 किसका, स्कैंडियम का। आप जरा ध्यान दो, आर्गॉन याद है, आर्गॉन बड़े बड़े एलिमेंट्स जो भी रहते हैं ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ या फिर इन द टर्म ऑफ नियरेस्ट इन नोबल गैस, बराबर। जरा देख समझ मैं क्या बोला, एक बार फिर सुनो जरा ध्यान दो। जो बड़े बड़े एलिमेंट्स रहते हैं ना जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, अब समझो कुछ 231 है या फिर ऐसा कुछ बड़ा कुछ है, समझो जैसे कि समझो यहाँ पे दिख रहा है तुमको रुदरफोर्डियम 104, तो थोड़ी ना 104 इलेक्ट्रॉन भरते बैठेंगे वहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो इतना बड़ा, जब बड़ा एलिमेंट रहेगा तो वो टाइम पे हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इन द टर्म ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। बताता हूँ कैसे, जरा ध्यान दो। स्कैंडियम दिखा, स्कैंडियम ऐसे दिखा, स्कैंडियम 21 है, उसके सीरीज, उसके लाइन में जरा नोबल गैस के पास जाओ, एंड में जाओ, क्रिप्टॉन मिला ना, उसके सीरीज में क्या आता है, क्रिप्टॉन आता है। कितने का क्रिप्टॉन 36, स्कैंडियम कितना था 21 और क्रिप्टॉन कितना है।
अब जरा स्कैंडियम्स वही सीरीज में थोड़ा उसके क्रिप्टॉन के ऊपर वाला नोबल गैस देखो कितने का है, 18 आर्गॉन है और क्रिप्टॉन कितना है 36। स्कैंडियम 21 के नजदीक 18 रहेगा कि 36 रहेगा, 18 ना, समझ आ रहा है। तो नियरेस्ट नोबल गैस बोलो इसके लिए कौन हुआ, आर्गॉन। आर्गॉन होता कितना है 18, जरा ध्यान दो, 2 ना, 4 10 12 18, समझ में आ रहा है क्या। ये पूरा मिलके डायरेक्ट में लिखेगा आर्गॉन, समझा, आर्गॉन डायरेक्ट, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 18 मतलब आर्गॉन लिख दिया, मतलब डायरेक्ट 18 लिख दिया मैंने, समझा। अब बचा कितना तुम्हारे पास, 18 ये हो गया, 3 बचा, 3 में से पहले भरता है 4s2 फिर 3d1 ना। इसको लिखने का तरीका कैसा रहेगा, 3d1 4s2, समझा। अब जरा अब शॉर्टकट सुनो, ये समझ में आया, ये किसका है, स्कैंडियम। अगर मैं तुमको पूछूं टिटैनियम, दिख रहा है टिटैनियम 22 है ना, ज्यादा थोड़ी फर्क आएगा, जो 3D में जो एक है उधर क्या आएगा 2, समझा। जरा ध्यान दो, देखो तुम लोग आंसर दो फटाफट, बोलो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, आर्गॉन 3d1 4s2 बराबर ना, टिटैनियम आर्गॉन 3d2 4s2, आगे वैनेडियम आर्गॉन 3d3 4s2, उसके बाद क्रोमियम आर्गॉन 3d4 4s2 4s2 ही रहेगा, बराबर ना। उसके बाद क्या है, मैंगनीज, समझ में आ रहा है, बस इतना ठीक है। अब जरा ध्यान दो, स्कैंडियम बताया, टिटैनियम बताया, वैनेडियम बताया, ये सब आगे बता सकते हैं। डायरेक्ट जिंक बताओ, जिंक 30 है 30, इधर देखो 18 तो ये हो गया, 18 ये हो गया, ये 2 ले लिया, कितना हो गया 20, उस बचा कितना 3d 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, समझा। अरे जिंक क्या नहीं समझा उसमें तुमको, जिंक का इलेक्ट्रॉन ध्यान नहीं देते तुम लोग, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, आर्गॉन कितना होता है 18, पहले 3d भरता है कि पहले 4s भरता है, 4s भरता है, लिखा बाद में मैंने उसको, देखो ना यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, लिखने का तरीका अलग रहता है, बताया ना तुमको मैंने, पहले भरता है 4s, 18 ये हो गया, 2 इसको देंगे कितना हो गया 20 हो गया, बचा कितना 30 था, 10 बचा, तो 10 कौन लेगा 3d। देखो एक पॉइंट तुमने नोट किया रहेगा, 3d सीरीज का सब एलिमेंट देखा, हमेशा 4s2 होता है, हमेशा 4s2 होता है, और 3d का आंसर 1 से चालू होता है और 10 तक जाता है, समझा क्या। अरे स्कैंडियम में 1 से चालू हुआ ना, टिटैनियम में 2 आएगा, 3d 2 बताया ना तुमने, ऐसा जिंक में जाके 3d, ये है 3d सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन, समझा। 4s2 3d 1 to 10, माइनस नहीं है वो, 3d 1 to 10 है, समझा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है, अरे प्रैक्टिकली करके बता, इससे अच्छा नहीं बता सकते, लास्ट है ये, समझा ना। हाँ अब ऐसे ही तुमको चाहिए, तुम लोग खुद से कर सकते हो, आगे वाला दिख रहा है 4d सीरीज का भी खुद से कर सकते हो, बराबर 4d सीरीज कर सकते हो। 4d सीरीज में आर्गॉन यूज करूंगा मैं, एक शॉर्टकट समझ में आ गया तुमको। स्कैंडियम के लिए उसके ऊपर वाला यूज किया, तो उसके नीचे वाला अब जो दूसरा चालू होएगा ना, क्या है सेकंड, क्या है येट्रियम, येट्रियम के लिए क्रिप्टॉन यूज करेंगे, बराबर। फिर हॉफनियम के लिए क्या यूज करेंगे, जेनॉन, और लास्ट रुदरफोर्डियम के लिए रेनॉन यूज करेंगे, समझा ना। देखो वही लिखा है, देखो मैंने क्रिप्टॉन जेनॉन रेनॉन दिख रहा है, हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रहता है। देखो इसका रहेगा 4d 1 to 10, अब 3d ऑर्बिटल थोड़ी भरेगा, अब आगे आ गए ना, नेक्स्ट पीरियड में आ गए, अब 4d ऑर्बिटल भरेगा 1 से 10 तक। अब s में ऑप्शन है, s में 0 से 2 का, बताओ वो जब करके देखेंगे तब तुमको मालूम पड़ेगा, बराबर। ये 4d दिख रहा है 4d सीरीज, इसमें 5s ऑर्बिटल जो है वो खाली भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, जैसे पहले इसमें कैसा था 4s ऑर्बिटल कंप्लीट था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 5s ऑर्बिटल खाली भी हो सकता है, 1 भी रह सकता है इलेक्ट्रॉन और 2 भी, इसके लिए 0 to 2 ऐसा याद रखो, बराबर। करने तो बहुत टाइम चल जाएगा उसमें, अभी इंट्रोडक्शन में आगे पढ़ाऊंगा, फिर तुमको सिखा दिया ना टेक्निक, अब लगाओ ना दिमाग और खुद से सॉल्व करो। 4d में क्रिप्टॉन यूज करने का, और 3d नहीं आएगा, अब आएगा 4d 1 to 10 और 4s 3d, देखो जो भी यहाँ पे लिखेंगे इसका आगे एक नंबर रहेगा, 3d लिख रहे तो 4s लिखना पड़ेगा, तो मैंने 4d लिखा तो 5s, और 0 से 2 रहता है वहां पे, बराबर। वही आगे 4d से आ जाएगा 5, नाम है ना दिख रहा है 5d सीरीज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर मारता है, बराबर। 5d 1 to 10 रहेगा, और 6s यहाँ पे कंफर्म 2, समझा। इधर भी सेम 6d 1 to 10, सब में 1 to 10 ही है, खाली एक ही तो तुमको याद रखने का है, सेकंड वाला, बाकी तो सब 2 ही रहेगा ना, सेकंड वाला याद नहीं रख सकते, 0 से 2 याद रख सकते ना, इजी है, समझा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझा ना। 3d 1 to 10, 4d 1 to 10, 5d 1 to 10, 6d 1 to 10, उसके बाद 3 से चालू किया तो 4s 2, फिर 5s 0 से 2, 6s कंफर्म 2,
7s कर, सिर्फ यही तो चेंज होता है, बाकी सब 2 2 रहता है। इजी है ना, थोड़ी हार्ड है वो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो कुछ कुछ एलिमेंट डी ब्लॉक में ऐसा है, जरा एक बात देख के बताओ मेरे को, उसमें जिंक ढूंढो जरा, जिंक मिला? जिंक उसके नीचे देखो तुमको मिलेगा कैडमियम, मिला कैडमियम? उसके नीचे तुमको मिलेगा मरकुरी। ये तीनों एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आते हैं? लेकिन उसको डी ब्लॉक जैसा उसको ट्रीट नहीं करता, उसको मतलब ऐसा बोलते कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। वही हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। Why zinc, cadmium, mercury are not considered as a D block element? रीजन है जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम को क्यों हम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, उसमें जो डी ऑर्बिटल होता है ना, डी ऑर्बिटल वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। डी ऑर्बिटल क्या रहता है? कम। अभी करके तो दिखाया तुमको जिंक का 3d10 नहीं आया था। उसके नीचे जो दूसरा है उसके नीचे क्या कैडमियम, उसमें 4d10 आएगा। उसके नीचे क्या देखो मर्क्यूरी, उसमें 5d10 आ जाता है, समझा? इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, किसमें नहीं, उसमें ऐसा नहीं होएगा, उसमें अलग हो जाता है, बताएंगे उसमें जब देखते हैं। हाँ इधर ना थोड़ा और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तुमको और देखना पड़ेगा, उसमें हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड का लॉजिक आता है, अभी तक सिखाया नहीं मैंने, वो इधर सिखाऊंगा यहाँ पे, तो इधर क्लियर हो जाएगा लॉजिक क्या है। अभी के लिए वो स्टार्टिंग का 3 देखो, वो जो स्टार्टिंग का 3 एलिमेंट है कौन सा कौन सा? देखो जिंक तुमको डी ब्लॉक में दिख रहा है, कैडमियम भी दिख रहा है और मर्क्यूरी, लेकिन फिर भी उसको हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट जैसा ट्रीट नहीं करते, उसको कंसिडर नहीं करते। रीजन बहुत सिंपल सा एक ही रीजन है, उसका डी ब्लॉक का जो भी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। जिंक वाले में डी ब्लॉक बोलो कौन सा डी ब्लॉक फिल होता है, कौन सा डी ऑर्बिटल फिल होता है? 3d10 पूरा फिल हो जाता है ना। कैडमियम में 4d पूरा भर जाएगा 10 तक, और मर्क्यूरी 5d10, समझा? इसके लिए चलो पढ़ते हैं, पढ़ो जल्दी फटाफट। सिंस जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड, एन देखो n-1 का जरा लॉजिक सुनो, इधर देखो देख रहा है 3d सीरीज, जरा उसमें मेरे को n का वैल्यू बताओ। 4। n का वैल्यू क्या है? 4 है। अगर ये n है तो ये क्या है? n से कम है ना, n-1, समझा? अब n-1 का मतलब क्या है? n-1 d को बोलते हैं, n-1 d ऑर्बिटल ऐसा रहता है हमेशा। तो जिंक वाले केस में 3d भरता है कि 4d भरता है? 3d बोल रहे ना, तो अगर ये n है तो 3 को तुम लोग क्या बोलेंगे? n-1 ही बोलेंगे ना, समझा? तो एक्चुअली में बोला जाए तो जिंक वाले केस में n-1 d ऑर्बिटल फिल होता है, बराबर। दूसरा कैडमियम वाले केस में वो भी उधर भी n-1 d होएगा ना, खाली वो 4d बोलेंगे उसको, और क्या है? देखो ना इसके हिसाब से n का वैल्यू 5 है, मतलब जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में कौन सा ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाता है? n-1 d। ध्यान देते रहेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके तो पढ़ते चलो। सिंस जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट, और क्या है तुमको मालूम है? आर्गन 3d10। ये किसका लिखा बताओ मैंने? ये जिंक है, जिंक सिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले, देखो ना 3d10 भरता है जिंक में, बराबर, कंप्लीटली फिल्ड, बराबर। एंड 3d10 इन, हाँ एंड 3d10 इन इट्स कॉमन ऑक्सीजन। अच्छा ये देखो ये पॉइंट क्या, देखो क्या बता बोलो किसका है? जिंक का। जिंक का एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Zn+2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बार आ चुका है, बराबर। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करेगा? लास्ट वाले शेल से ना। बोलो जरा लास्ट वाला शेल है कौन? 3d10 है कि 4s2 है? अरे लास्ट शेल कौन है? वो तो इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना, ऐसा लास्ट में 4 आएगा कि 3 आएगा? 4 आएगा ना भाई, क्या बोल रहे हैं? लास्ट में 3 नंबर नहीं आता है, 3 पहले आता है कि पहले 4 आता है? जाने दो, मैं क्या बताया था तुमको, जो मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का टेक्निक है ना, बराबर ना। अगर प्रॉपर्ली लिखा जाए, देखो बताते चलो, इधर देखो, देख ही लो अभी, देखो ड्राइंग सिखाना पड़ेगा तुमको। ये जो ऑर्बिटल है ये एक्चुअल में एक ऑर्बिट है, समझो ऑर्बिट। ये पहला ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल आता है जिसको बोलते हैं 1s, बराबर। दूसरा जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट ऑर्बिटल जरा समझो, दूसरा जो ऑर्बिट रहेगा, बराबर, उसमें क्या आएगा? 2s भी आता है, उसमें 2s भी आएगा, 2p भी आता है, बराबर, समझ में आ रहा है? तीसरा जो ऑर्बिट आता है, तीसरा जो आएगा, तीसरा, उसमें कौन कौन आएगा बताओ? 3s आएगा ना, उसमें 3s आएगा, 3p आएगा, 3d आएगा। तो 4 पहले, 4 बाद में आएगा ना, नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में आएगा ना। तो लास्ट शेल में कौन दिखाई दे रहा है तुमको? लास्ट में 4 दिखता है ना कि 3 दिखता है? बराबर, वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का टेक्निक है जो तुमको बताया था मैं, समझा? समझ में आया? अब तो समझ में आना चाहिए, बस इससे आगे कुछ नहीं सिखा सकते हैं। समझना पॉइंट क्या है? लास्ट शेल का, लास्ट शेल अगर मैं तुमको पूछूं तो तुम लोग बोलेंगे 4s ना। हाँ हम लोग जिंक देख रहे थे, Zn+2 का ऑक्सीजन स्टेट ना। जिंक का याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 और 3d10, बराबर ना। हाँ
अगर Zn+2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। किधर से होएगा? लास्ट 4s से होएगा कि 3d से होएगा? 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s 0 हो गया, बचा क्या? आर्गॉन और 3d10। पढ़ो ये एंड 3d10 से पढ़ो तो समझेगा। एंड 3d10 इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये समझा? देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Zn का, जिंक का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Zn+2 का, बराबर ना? हाँ पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो बराबर। आगे hence zinc is not considered as a transition element, मतलब d block elements। inner transition element मतलब f block, जो आगे पढ़ाऊंगा थर्ड लेक्चर में। लैंथेनम सीरीज और लैंथेनम मतलब लैक्टिनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज देखेंगे बाद में। सिमिलरली सिर्फ इसका नहीं, आगे कैडमियम और मर्क्यूरी में भी सेम यही लॉजिक पड़ता है, पढ़ो। सिमिलरली कैडमियम एंड मर्क्यूरी फ्रॉम 4d एंड 5d सीरीज। 4d सीरीज में ना कैडमियम और 5d में कौन है? मर्क्यूरी है। सीरीज ज्यादा ना, 3d 4d 5d 6d इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। समझा? बराबर है। अगर तुमको ये इसका ये देखने का ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो जरा। ये टेबल देखो ऊपर 8.2। ये चैप्टर में कुछ भी ओमिट नहीं है, सिर्फ टेबल ओमिट किया है, लेकिन बिना टेबल तुमको थियरी भी नहीं समझा सकता मैं, तो समझो मैं तुमको पूरा सिखा रहा है चैप्टर, ऐसा है ना। मिला टेबल? टेबल में स्कैंडियम से लेके जिंक तक सबका एटॉमिक नंबर, ये सबका एटॉमिक नंबर दिया है, सबका सिंबल दिया है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। मिला क्या? बराबर है। 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उधर। एक है एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए, और दूसरा है ऑब्जर्व जो मिलता है प्रैक्टिकली करने पे। ऑलमोस्ट सब तुमको सेम दिखाई देगा, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व, सिर्फ 2 को छोड़ के, सिर्फ 2 को छोड़ के। कॉपर और क्रोमियम मिलेगा तुमको। सी दिख रहा है, Cu और Cr। पहले Cr मिलेगा तुमको, क्रोमियम मिला 24 पे। अब इधर देखो, अब इधर ध्यान दो, इधर देखो, मिला क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, बराबर 4 ना। तो इसके हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा आर्गॉन 4s2 3d4, बराबर ना? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब नीचे आओ जरा, क्रोमियम पे आओ, नहीं कॉपर पे आओ। कॉपर मिला सेकंड लास्ट 29 है, 3d9 रहेगा और 4s2 रहेगा। ये इतना देखा, एक्सपेक्टेड है ये। अब जरा ऑब्जर्व सुनो, ये देखो, ये दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर देखो, आर्गॉन 3d4 4s2, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? क्रोमियम का। एक्सपेक्टेड ऐसा होता है। कॉपर का क्या है? क्योंकि 29 होता है ये, तो आर्गॉन 3d9 4s2, ये है एक्सपेक्टेड। हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता है क्या मालूम है? एक पॉइंट समझो, तुमको बहुत इजी समझ में आएगा। ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तुमको सिखाता मैं हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड का मतलब देखो जरा क्या है। 1 2 3 4 5, बराबर। ये कौन सा बताओ? ये डी है ना, डी है ना, डी ऑर्बिटल है, 5 कंपार्टमेंट होता है ना उसमें। हाँ 1 2 3 4 5, बराबर। बताओ ये कंप्लीटली फिल्ड है कि हाफ फिल्ड है? हाफ, क्योंकि कंप्लीटली तो जब पेयरिंग होगा तब आएगा ना। ऐसा ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, समझा? और एक चीज देखो, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब तुमको मालूम है ना, ऐसा दिख रहा है। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एक्सेप्शन, मतलब स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, समझा? तो जहां भी चांसेस मिलेगा एलिमेंट को अपना ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड बनाने का या फिर कंप्लीटली फिल्ड बनाने का, वो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब जरा सिखाता हूं, जरा ये देखो, मतलब समझा कि स्टेबल कब रहता है? हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। अब जरा यहां पे ध्यान दो, इधर देखो, क्रोमियम का डी तो देखेंगे, और क्या है? 4s तो पूरा भरा हुआ है, बराबर। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? कंपार्टमेंट मतलब कितना बॉक्स टोटल? 5। किसमें इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्रोमियम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। तो होता क्या है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप मारता है 3d में, समझा क्या? क्यों कर रहा? रीजन है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, समझा? तो दिखने में लगता है कि 3d4 4s2 है, लेकिन जब प्रैक्टिकली किया गया ऑब्जर्व तो मालूम पड़ा 3d4 नहीं है, 3d5 है और 4s1 है। देखो 3d5 4s1, समझा क्या? सेम लॉजिक बनता है कॉपर में भी। कॉपर देखो कितना है? 3d9 है, मतलब 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और एक, समझ में आ रहा है क्या?
अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप मारा यहाँ पे तो 3d तुम्हारा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है बराबर। इसके लिए 3d 9 नहीं रहेगा, 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप मारेगा 3d 10 बनाएगा और 4s 1 बन जाएगा। समझा क्या लॉजिक क्या है? तो एक्सपेक्टेड और जनरल मतलब जो भी एक्सपेक्टेड है और ऑब्जर्व में सिर्फ दो ही जगह पे फर्क है। कहां पे? क्रोमियम और कॉपर। समझा क्यों फर्क है? क्रोमियम और कॉपर जो है ये दो चीज, ये क्या बनाता है? स्टेबल ना। ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसका एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराता है पीछे। क्वेश्चन भी समझ में आ गया, जल्दी पढ़ते फटाफट पढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ऐसा मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक का पॉइंट लिखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम का क्वेश्चन का तरीका अलग रहेगा, समझा? उधर कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर शोज बराबर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बराबर एक्सपेक्टेड से अलग क्यों दिखाता है? रीजन है स्टेबिलिटी। सिंपल ना। चलो पढ़ो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D पढ़ रहे, 3D सीरीज है। 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है क्या? आर्गॉन 4s2 3d 1 to 10 याद है ना? 3d किधर गया? 3d 1 to 10 बराबर 4s2 3d 1 to 10। एक्सेप्ट क्या? कौन? एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के लिखे ना बराबर। वो 4s2 नहीं बनाता है, उधर 4s1 दिखाई देता है, समझा ना? 3d तो 10 और 5 तो बन जाएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बराबर। तो चलो पढ़ते हैं। द 3d एंड 4s ऑर्बिटल आर क्लोज। याद रखो इलेक्ट्रॉन किधर भी जंप नहीं मार सकता है, ऐसा लॉजिक आगे जरूर नहीं कि लगेगा। 3d का और 4s अरे बनाया था, याद है क्या? लास्ट में 3d आया था, उसके बाद नजदीकी 4s था ना। 3d का ऑर्बिटल और 4s का ऑर्बिटल का एनर्जी एकदम सेम रहता है, समझा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ उधर ही घूम सकता है, समझा ना, जहां का एनर्जी मैच हो। 3d सीरीज का एनर्जी और 4d सीरीज 3d सीरीज नहीं बोलना चाहिए, 3d ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप मार सकता है, इधर से इधर जंप मार सकता है। इलेक्ट्रॉन जंप तब मारेगा जब इस ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहेगा। 3d का एनर्जी किससे मैच होता है? बोले सर ऐसा कैसा? 3 का 4 से कैसे मैच हुआ? अरे वो थर्ड ऑर्बिट में, मालूम है क्या? थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल आया था, 3s 3p 3d लास्ट में, और 4 में क्या आएगा? 4s पहले आ गया ना, d के एकदम नजदीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है वहां पे। समझा लॉजिक कैसा है? चलो तो समझ भी क्या रहेगा कैसा है बराबर, वही लिखा है जो मैंने पढ़ा है वही पढ़ो। क्या है? द 3d एंड 4s ऑर्बिटल आर क्लोज इन एनर्जी एंड इन ऑर्डर टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए उसको, द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ ऑक्यूपाइंग 4s में जाने से अच्छा कहां पे चले जाता है? वो d में, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ना। सोचो ना 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल तो है ना। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप मार दिया तो 4s भी आधा हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया ना, दोनों को आधा कर दिया ना उसने बराबर। समझा कैसा है? तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। समझा क्यों क्या हो गया यहाँ पे ऐसा? चलो समझ में आ गया रखना। क्या नेक्स्ट पढ़ो। क्या किसमें? हाँ आगे भी है, लेकिन वो ज्यादा है तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया है। तुमको ज्यादा करके जो तुम्हारा सिलेबस में ना सिर्फ 3D सीरीज के बारे में ज्यादा दिया है। 3D वैसे देखा जाए तो चैप्टर भी खत्म नहीं होगा ना, इतना बड़ा चैप्टर हो जाएगा। 4D सीरीज आएगा, 5D सीरीज आएगा, 6D, हर एक में ऐसा हो सकता है बरा। हर एक एलिमेंट ट्राई करेगा स्टेबिलिटी अटेन करने का बरा, सब जगह ऐसा होता है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ खाली 3D में होता है, 4D में भी ऐसी होएगा, समझा? 5D में भी वैसी होएगा, 6D में भी होता है, लेकिन इतना सिलेबस में नहीं दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा ना फिर तो। चलो आगे पढ़ो। क्या नेक्स्ट? ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब सिखा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब कौन सा सीरीज? 3D सीरीज। 3D सीरीज को बोलते हैं फर्स्ट। अरे ट्रांजिशन में 4 है ना, तो 3D को बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बराबर। चलो तो उसका ऑक्सीजन स्टेट देखते हैं बराबर। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका तुमको तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिखा दिया ना, ये क्या है पहले ही बता दिया तुमको। ऑक्सीजन स्टेट ये क्या इधर टेबल सिखाया ना तुमको। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड अलग अलग रहता है? क्रोमियम और कॉपर, बाकी तो सब एक्सपेक्टेड और वही सेम ही रहेगा ना। हाँ वही, कुछ अलग अलग नहीं है, समझाया ना क्या है? चलो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट, रुक जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना यहाँ पे, ये हम लोग एटॉमिक यहाँ पे क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर देखो नीचे, सबसे नीचे ग्रीन वाला टेबल मिला, ग्रीन वाला टेबल मिला क्या? उधर देखो। हाँ तुम लोग बोलते ना कि कैसे मालूम पड़ता है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? कभी Fe+2 दिखाता है, कभी Fe+3, कभी 0 दिखा देता है, समझा? तो वो इधर लॉजिक तुमको समझ में आएगा। इधर देखो मिला स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn। अब ये देखो जो बाजू में लिखा दिख रहा है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किधर से आया? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आया। आर्गॉन नहीं लिखने का, जो बचा वो तुम्हारा आउटर या फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब स्कैंडियम देखो क्या था? स्कैंडियम, आर्गॉन 3d1 4s2 बड़ा समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा बरा। तो
तो आर्गन हटा दो, बोलो क्या बचेगा? 3d1 4s2। ऐसा ही सब का देखो, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अरे 2 टेबल है, 2 है आजू बाजू, मिला क्या? एक ही नहीं है लंबा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो स्कैंडियम है, ध्यान दो, अब चीज तुमको सिखा रहे कैसे मालूम पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है। स्कैंडियम का 3d1 है, 4s2 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने का है तो पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से होएगा? 4s में से होएगा कि 3d में से होएगा? 4s लास्ट में आता है, वहां से होएगा। 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो कितने का चार्ज आएगा? तो +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, देखो वो बाजू में लिखा, देखो +2 मिला क्या? पहले +2 है। 4s का 2 इलेक्ट्रॉन दिया, उसके पहले क्या है? 3d का, 3d में एक ही है। 4s का 2 दिया, 3d का 1 दिया, कितना हुआ? 3। तो +3 का चार्ज आएगा, +3 का भी ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अरे जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते उतना चार्ज आएगा, उतना चार्ज मतलब वही उसका ऑक्सीजन स्टेट। समझा? स्कैंडियम +2 और +3 का ऑक्सीजन स्टेट क्यों दिखाता है? एग्जाम में आ सकता है, समझा? तो ध्यान देते रहो। स्कैंडियम +2 +3 का ऑक्सीजन स्टेट समझा क्यों दिखा रहा है? अगर तुमको ये समझा, तुमको आगे वाला भी बहुत इजी समझ में आ जाएगा। जब देखो टिटानियम मिला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d2 4s2, 3d2 4s2। पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 4s से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 जाएगा। 4s से 2 गया तो +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है। 3d से भी 1 गया, कितना हुआ टोटल? 3। +3 का भी दिखाएगा। 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 3d से गया, 2 4s से गया, 4। समझा क्या क्या है? +2 +3 +4 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा। समझ में आ गया है कैसा दिख रहा है ऑक्सीजन स्टेट? समझ में आ रहा है? चलो सबसे मेन हमारे लिए वो रहेगा क्रोमियम का। जरा क्रोमियम पे आओ। मिला 5d 3d5 4s1, मिला क्या? 3d5 4s1। अच्छा एक बात बताओ, 3d5 4s1 कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ये? हाँ, टोटल मैक्सिमम कितना करेगा? मैक्सिमम 6 जाएगा, तो +6 तक जाएगा। चालू +2 से ही होएगा, चालू +2 से ही होएगा। समझा? वो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट नहीं कर सकता है। समझा क्या? सोचो ना, अगर 4s का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, खाली हो गया वो तो तुम्हारा ऑर्बिटल पूरा का पूरा। अरे 4s दिख रहा है, 4s क्रोमियम की बात कर रहा है। वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, 2 ही। अरे ऐसा चाहिए तो 4s भी 2 इलेक्ट्रॉन क्यों किया? फिर वो 1 ही इलेक्ट्रॉन करना चाहिए था वहां से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, देखो ऑर्बिटल क्या है, जो क्रोमियम का ऑर्बिटल है लास्ट वाला 4s वाला, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है वो। आप बोलेंगे सर 4s में से 1 नहीं गया तो 3d में से कैसे गया? लोन पेयर मत समझो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जाता है, ऐसा नहीं होता है। समझा? इधर देखो, बताता हूँ, सुनो। देखो 3d5 है, 3d5 है, 4s1 ना, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। पहले समझो, बताता हूँ क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। मैक्सिमम तुमको 6 तक जाने का है, तो +2 दिखा सकता है, +3 +4 +5 +6। बराबर? समझ में आ रहा है क्या? +6 तक जाने का ना तुमको। देखो 4s में कितना था? 4s में 2 था पहले, स्टार्टिंग वाले केस में 3d में 1 था। सिंपल लॉजिक है, ऊपर का इलेक्ट्रॉन गिन लेने का। समझा? स्कैंडियम में ऊपर 2 है और 1 है, 3 हुआ तो मैक्सिमम तो +3 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। बराबर है? अच्छा इधर देखो, 4s 0 है क्या? 4s 0 है, तो कैसा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा? 4s दिख रहा है? अरे एक सिंपल याद रखो, जो ये जो तुम्हारा सीरीज है ना, ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसका स्टार्टिंग ही ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा +2 से होता है, दिखाता ही नहीं हो +1 का ऑक्सीजन स्टेट। समझा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही नहीं है वो। जा +2 का ऑक्सीजन स्टेट से चालू होएगा, वहीं से चालू होएगा। देखो हर एक चेक कर लो ना, चेक करो, देखो सब तुमको +2 मिलेगा। क्या? हाँ कॉपर है, क्योंकि याद है उधर क्या है? उधर है ना, अलग है उधर। समझा? उधर अलग होता है, एक्सपेक्टेड तुम्हारा उससे अलग आता है ना। क्रोमियम में दिख रहा है, क्रोमियम तो +2 से चालू होता है। जरा कॉपर पे आओ, कॉपर तांबा मेटल ना, ये तो होता है, ये तो दिखाएगा। देखो बताता हूँ ना क्यों होता है। देखो 3d10 4s1, बराबर? यहाँ पे कॉपर जो है, देखो ये क्या है मालूम है? जरूरी नहीं कि हर एक चीज तुमको मैथमेटिकली मालूम पड़े ना, प्रैक्टिकली भी मालूम पड़ता है। बराबर? 4s का भी जो भी है तुम्हारा है ना, कॉपर वाले केस में, उसमें 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। वो बहुत सारा रीजन हो सकता है, शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे। बराबर? बहुत सारा इफेक्ट रहता है। समझ में आ रहा है? अभी तो जस्ट तुमको जस्ट बता रहा मैं ऊपर कैसे आया ऑक्सीजन स्टेट, बस इतना क्या है। 2 जगह पे तुमको इरेगुलरिटी देखने मिला है। बराबर? समझा क्या है? 2 नहीं, एक्चुअल में 1 ही जगह मिला, कॉपर में, और ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 जगह पे मिला था हमको, कॉपर और क्रोमियम। ऐसा याद रखो एक्सेप्शन क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। रीजन बहुत सारा हो सकता है, शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो सकता है, बराबर? जिसकी वजह से प्रैक्टिकली मालूम पड़ता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला वहां से। बराबर? तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 3d से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पहले 4s से निकलेगा तभी तो जाएगा 3d से। समझ आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ऐसा तो
कॉपर जो है वो +1 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, Cu+1 होता है, Cu+2 भी होता है। सबसे मेन चीज याद रखने के लिए जिंक का है, जिंक दिख रहा है, जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, वो क्या है +2। याद है इधर लिखा है देखो जिंक +2, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जिंक याद रखो, जिंक +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। और ऊपर देखा अपने कॉपर +1 ही दिखाता है, +1 भी दिखा, बाकी कोई भी तुमको उधर +1 नहीं दिखाएगा। थोड़ा इरेगुलरिटी ऐसा याद रखो बराबर, कॉपर +1 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, बाकी सब क्या दिखाता है +2 का। कॉपर लेकिन साथ में +2 भी दिखाता है, दिख रहा है, कॉपर +2 भी दिखाता है। एक बात बताओ, कॉपर +3 क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे? क्योंकि उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है डी में उसके पास, क्यों नहीं दिखा रहा +3? हाँ, स्टेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब करेगा अपना। अरे 3D में 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है ना। अरे 10 ना, 2 2 2 ऐसा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हाँ क्या किसमें? नहीं, मैं +1 की बात कर रहा है, +1 वाला जो है ना, +1, ये +1 क्यों दे पाता है? क्योंकि समझो यहाँ पे स्टेबिलिटी, पहले तो वो ट्राई करेगा अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, +1 के बाद मिलेगा ना +2 तुमको, +1 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो +2 आएगा। +1 दे रहा है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात है ना यहाँ पे, वो अपना स्टेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब करेगा। +1 वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन समझा क्यों दिया? क्योंकि वो अपना स्टेबिलिटी वो टाइम पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा 3D भरा हुआ है ना, समझा। लेकिन दूसरा देखो +2, उसमें उसका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना वहां पे, उधर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, +2 है। +1 वाले केस में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, समझा। +2 वाले केस में नहीं है, वहां पे +2 में कैसे आएगा? 2 दे दिया तो डी से उठा के दिया रहेगा ना, डी से उठा के दिया रहेगा, क्योंकि एस में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ऐसा लॉजिक है। याद रहेगा इरेगुलरिटीज, जिंक सिर्फ +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, कॉपर +1 दिखाएगा, +2 बराबर, ये +3 नहीं दिखाता है, बराबर, समझा क्या? ओके, और बाकी तो इजी है, बाकी समझ सकते हैं ना। चलो पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, पढ़ो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पढ़ो जल्दी से पढ़ो। ट्रांजिशन एलिमेंट शोस वैरायटी है, दिख रहा है कितना सारा ऑक्सीजन स्टेट है, अलग अलग है, समझा। मैक्स टू मैक्स जरा चेक करो कहां तक गए थे तुम लोग ऑक्सीजन स्टेट में, +7 ऑक्सीजन स्टेट मैंगनीज में होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट उसका ही है मैंगनीज। चलो एक और चीज देखते हैं, मैंगनीज का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट है, और जरा टेबल में देखो मैंगनीज, वो पीरियोडिक टेबल में देखो मैंगनीज, तुमको बराबर मिडल में मिलेगा या तो मिडल के नजदीक मिलेगा, बराबर। जिसका भी ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम होता है, ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट रहता है, वो हमेशा तुमको पीरियोडिक टेबल के मिडल में या फिर उसके नियर बाय मिलेगा, समझा क्या? मैंगनीज क्यों दिखा रहे हैं, बराबर ना। और जिसका ऑक्सीजन स्टेट कम रहता है वो एंड में तुमको दिखाई देगा, समझ आ रहा है। जिंक का कम है, एकदम एंड में दिख रहा है डी ब्लॉक में, और स्टार्टिंग में तुम्हारा स्कैंडियम का भी 2 ही है, तो वो तुम्हारा थर्ड इसमें दिखाई दे रहा है, थर्ड ग्रुप में ऐसा। चलो देखते हैं, फटाफट पढ़ो जल्दी। सेकंड पॉइंट, लॉस ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो चार्ज कितना है? +1, मतलब M+1 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो M+2, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 7 हुआ तो 7 लास्ट है मैंगनीज के लिए, बराबर है। तो वही लिखा है, कुछ नया नहीं, एक बार पढ़ लो फटाफट पढ़ो। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s, और 4s से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है क्या? होता है ना, किसमें? कॉपर वाले केस में होता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के। अरे कॉपर में हुआ ना, +1 का ऑक्सीजन स्टेट होता है, बराबर। जल्दी आगे क्या, 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट से क्या? 4s ऑर्बिट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ M+1, M, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो M+1 बनेगा। आगे सिमिलरली लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 4s से क्या मिलेगा तुमको? M+2, और लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3D से भी जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं, चलेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 3D से जा रहा है, मतलब पहले 4s का निकला है तभी तो 3D से जा रहा है, बराबर ना। तो +3 दिखा सकता है, +4, +5, +6, +7 तक जाएगा मैक्स टू मैक्स मैंगनीज, बराबर। चलो देखते हैं आगे पढ़ो। As the number of unpaired electron of 3D orbital increases, the number of oxidation state also increases। जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ध्यान से देखेंगे ना, किधर से बोलो कहां तक बढ़ा? स्कैंडियम से बढ़ने चालू हुआ और मैंगनीज तक गया, समझ में आ रहा है क्या? स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम 3 ही था ना, सॉरी 2 ही ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है, और मैंगनीज देखो कितना, 1 2, हाँ +7 मतलब टोटल कितना 6 दिखा रहा है, 6 ऑक्सीजन स्टेट है उसके पास। तो बढ़ रहा है ऑक्सीजन स्टेट, कहां से कहां पे? स्कैंडियम से। वो क्यों बढ़ रहा है, उसका रीजन देखो पड़े क्या है। नंबर, ये दिख रहा है 3D ऑर्बिटल में, अरे बंद रखो, एज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D ऑर्बिटल, ये समझा स्कैंडियम से मैंगनीज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि स्कैंडियम से मैंगनीज तक आएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, समझ में आ रहा है? पेयरिंग नहीं हुआ रहेगा, पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। मैंगनीज के बाद देखो कम होने लगा, देखो चेक करो सेकंड वाला टेबल दिख रहा है, Fe से कम होने चालू हुआ जिंक तक, क्योंकि वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होता है और पेयरिंग ज्यादा हो जाता है वहां पे, बराबर ना। अरे जिंक में 10 था याद है, 3D 10, सब पेयरिंग का पेयरिंग में रहेगा ना, ऐसा लॉजिक है। आगे लास्ट पढ़ो,
द एलिमेंट विच शोज ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कौन था ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट वाला 3D सीरीज में? मैंगनीज। वो तुमको मिडिल में मिलेगा या तो नियर टू मिलेगा, बराबर। ऑकर्स इन समझ मिडल में, इन और नियर द मिडल ऑफ सीरीज। समझ में आ गया रहेगा ना, पहले बता दिया। नेक्स्ट पढ़ो क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट। दिख रहा है हर एक चीज तुमको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर है। यहाँ पे फर्स्ट ज्यादा वही दिया, आगे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे ज्यादा करके तुमको इसमें मेटल्स मिलते हैं, मेटल्स फर्स्ट क्या क्या बताओ? स्कैंडियम, वेनेडियम, उसके बाद स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसा पूरा जिंक तक गया ना। ये जो भी है ये सब मेटल्स है बराबर, ये जो भी है सब मेटल्स है बराबर। पढ़ो, अगर मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बराबर वही पॉइंट है। पढ़ो, ऑल आर मेटल हेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे आगे, दे आर हार्ड, मेटल है हार्ड रहेगा, समझा, लश्चर रहेगा, ये सब प्रॉपर्टी पढ़ा है 10वीं में। हाँ, दे आर हार्ड, लश्चरस, मेलिएबल, डक्टाइल एंड फॉर्म एलॉय विद अदर मटेरियल। मिक्स कर सकते हैं ना, एलॉय मालूम है ना, बराबर ना। मर्क्यूरी का एलॉय अगर किसी के साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं? एमालगम। चलो ठीक है, इतना है। एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन भी है, पढ़ो। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैग्नीशियम, all other element have one or more typical metallic structure at ambient temperature। मालूम है एवरेज जो एयर का टेम्परेचर रहता है उसको बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। एवरेज एयर का वो डिपेंड करेगा ना कंडीशन कैसा है, सब वेकेशन कैसा, समझा? अरे सीजन होता है ना, वो सीजन के हिसाब से जो एयर का टेम्परेचर रहेगा उसको ही बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, बराबर। एम्बिएंट टेम्परेचर में ये दिख रहा है ये सब चीज, ये चार को छोड़ा तो अलग अलग बाकी के पास अलग अलग मेटालिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बराबर। अलग अलग मेटालिक मतलब अलग अलग हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपल क्यूबिक रहेगा, बीसीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा समझा? पढ़ा ना सॉलिड स्टेट वहां पे। आगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट देखो क्या है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये तीन तो एक्सेप्शन दिखाना ही चाहिए ना, क्योंकि वो डी ब्लॉक में आता ही नहीं, अच्छा उसको कंसीडर नहीं करते हम लोग। ऑल अदर एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड एंड लो वोलेटिलिटी, तुमको मालूम रहेगा ना। अरे डायरेक्ट वोलेटाइल सब्सटेंस मालूम है ना, डायरेक्ट गैस में जाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। दे पोसेस वेरी हाई मेल्टिंग, होना ही चाहिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेटल से वो लोग, समझा ना, मेटल उसको अगर तुमको अगर मेल्ट करने का ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, सिंपल लॉजिक, समझा ये क्या है? इजी थियरी पढ़ना पड़ेगा तुमको घर पे। और नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बहुत इजी है, देखो ये सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, सीधा बैठो, सो रहे आधे तो बाद में पूछना नहीं, ये समझ में नहीं आया करके। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियस तुमको मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था 11th में, याद है? उधर पढ़ा बताया था, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई कम होता है, बराबर। रीजन था उसका, रीजन क्या देखो, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे लेफ्ट टू हम लोग राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अरे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। देखो सुनो क्या क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। सोडियम समझो 11 है तो +11 का न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, बराबर ना। आगे कोई 12 एटॉमिक नंबर तो +12 का न्यूक्लियर चार्ज, जितना एटॉमिक नंबर उतना न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव साइन के साथ, और कुछ नहीं। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, और क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, समझा? इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सेम शेल में ऐड होता है, मालूम है तुमको? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, और वो शेल ये टाइम पे है n-1 d ऑर्बिटल हमारा, याद है क्या? इधर ही भर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। अरे 1 to 10 क्यों लिखा है? 1 2 3 4 पूरा 10 तक भर रहा है ना उसमें इलेक्ट्रॉन, समझा रहा क्या क्या? बोलो, लेफ्ट टू राइट गए क्या क्या बढ़ा? एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। इलेक्ट्रॉन्स वही शेल में ऐड हो रहा है, कौन सा शेल है वो? कौन सा ना? n-1 d ऑर्बिटल, उसमें ऐड हो रहा है ना। शेल उतर रही है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा रहेगी कम रहेगा? शेल उधर ही है, शेल उधर ही है, उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज देखो, शेल नजदीक है ना, शेल दूर दूर गया क्या? अगर शेल दूर जाता तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वहां तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन शेल तो उधर ही, तुम्हें बोल रहे ना, न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, दैट इज n-1 d ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियर चार्ज यहां तक तो इफेक्टिव है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, याद है ना, बताया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन शेल तो उधर का उधर ही है, इलेक्ट्रॉन वही शेल में ऐड हुआ है ना, तो नजदीक है ना अट्रैक्ट करने के लिए, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होएगा? बढ़ जाएगा। अब पूरा एक साथ सुनो, लेफ्ट टू राइट गए, पहले क्या बढ़ा? एटॉमिक नंबर, फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बराबर। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, दैट इज n-1 d ऑर्बिटल। शेल वही ना, शेल वही है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो शेल तक पहुंच सकता है, वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना, बराबर। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, समझा? इसके लिए साइज छोटा छोटा होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडिया या फिर आयनिक रेडिया क्या होएगा? कम कम होएगा। एटॉमिक साइज छोटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ ना,
नजदीक के शेल खींच सकता है ना उसको, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जो भी है कम होता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बराबर, इलेक्ट्रॉन वही शेल में ऐड होता है। ये चारों चीज लिखा हो, इसके लिए पढ़ा रहा है मैं तुमको, समझा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन लास्ट में बढ़े, न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब खींचेगा ना वो अंदर, और खींचेगा तो साइज छोटा कर देगा, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होता है। पढ़ो, एक ही पॉइंट है, पढ़ो। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, ये टेक्स्ट बुक का आंसर है, मैंने बनाया कुछ, इसके लिए ध्यान दो। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, पहले बताया। इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड होते हैं? सेम शेल में। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम। पेनल्टीमेट 4s था, इसके पीछे है ना पेनल्टीमेट शेल, n-1 d ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट, पीछे है ना वो, समझा? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द पेनल्टीमेट शेल, कौन है वो? n-1 d ऑर्बिटल। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कहां से? एक यूनिट से बढ़ेगा। स्कैंडियम का कितना था तुम्हारा? वो स्कैंडियम 21, तो उसमें प्लस 21 का चार्ज रहेगा। टिटानियम 22 है तो प्लस एक ही से बढ़ाना, 21 समझा? एक ही से बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन बढ़ता है ना न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, आगे पढ़ो, कहां तक गए? हाँ, एज द, हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं यहाँ पे, देखो ध्यान दो। जो डी ऑर्बिटल है ये लेस पेनिट्रेटिंग रहता है, पेनिट्रेटिंग लेस रहता है। इसका रीजन बताओ, देखो। एज द डी ऑर्बिटल्स आर लेस पेनिट्रेटिंग, हेंस कॉज ऑफ स्क्रीनिंग, यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, याद है? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना शेल में, तो स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन लास्ट के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पाता है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन लास्ट तक पहुंचा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन शेल दूर जाएगा ना, ऐसा। शेल अगर दूर गया तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। ये कब होएगा? जब स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो ना। कब होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? जब कोई बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कोई भी शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो वो शेल दीवार जैसा बन जाता है, तभी तो स्क्रीन शील्ड, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड तक पहुंचेगा नहीं, समझा? और अगर पहुंचा नहीं तो शेल दूर ना, समझा? अट्रैक्शन नहीं पहुंचा मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा नहीं है तो दूर जाएगा। ये कब होएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट में, बराबर। लेकिन यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। दो टाइप का स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, समझा? एक स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है, एक पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसकी वजह से एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, समझा क्या? ऐसा लॉजिक है। पढ़ो, किधर थे हम? As the d orbitals are less penetrating, hence cause of, दिख रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, मतलब पुअर स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट है। लेस पेनिट्रेटिंग कहां गया? हाँ, लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उसकी वजह से। Thus the atomic और ionic size decreases from left to right, बराबर? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तुम लोग, ट्रांजिशन सीरीज में तुम्हारा एटॉमिक साइज या फिर आयनिक रेडियस कम हो जाएगा। समझा क्या क्या बताया? सिंपल पॉइंट है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन वही शेल में ऐड होता है, पेनल्टीमेट शेल मतलब n-1 d ऑर्बिटल में ऐड होता है, समझा ना? और जो तुम्हारा n-d ऑर्बिटल है वो पुअर स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, बराबर? क्यों? रीजन है लेस पेनिट्रेटिंग है ना, पेनिट्रेटिंग लेस है ऑर्बिटल, इसके लिए। और लास्ट में तुम्हारा जो एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस वो कम कम होने लगता है, लास्ट में जाकर छोटा छोटा हो जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? ऑब्जर्व्ड आयनिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन, ये तो थियरी है, तो थियरी ना। ऑब्जर्व जैसे पढ़ा ना अपन ने, एक्सपेक्टेड से अलग मिला ना तुमको ऑब्जर्व में, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या देख कॉपर और क्रोमियम अलग अलग हो गया था, वैसे जब ऑब्जर्व किया गया तो कुछ अलग मालूम पड़ता है, बराबर? क्योंकि प्रैक्टिकल करने पे केमिस्ट्री कुछ अलग आ जाता है, बराबर? ऐसा। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या? द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शोज वेरिएबल, ये मानो ना वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट सबका अलग अलग है। ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट सबसे किसका है? मैंगनीज। सबसे कम ऑक्सीजन स्टेट किसका है? जिंक का है। सिर्फ एक ही है, +2 का है, बराबर ना? कॉपर में 2 है ना, +2 भी है, +1 भी है। सबसे कम बोल रहा है मतलब ऐसा नहीं कि नंबर क्या हमने 1 2 ऐसा बात कर रहे हैं, समझा? Thus the trend in the ionic radii can be studied, इसको हम लोग स्टडीड कर सकते हैं। स्टडी दो चीज से स्टडी कर सकते हैं। पढ़ो क्या है? पहला क्या है? एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होना? ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीजन स्टेट, बराबर? एलिमेंट जिसका ऑक्सीजन स्टेट सेम है। और दूसरा एक और तरीके से स्टडी कर सकते हैं। पढ़ो क्या दूसरा? कंसिडरिंग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम है, एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट, जैसे कि मैंगनीज है, उसका +2 को स्टडी करो, +3 को स्टडी करो, +4 +5 +6 +7, समझा क्या है? एलिमेंट्स हैविंग, एलिमेंट वैसे तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन स्टेट अलग है, ऐसा एक तरीका स्टडी करने का है। दूसरा तरीका क्या है? एलिमेंट्स अलग अलग रखो लेकिन ऑक्सीजन स्टेट सेम रखो। जैसे कि देखो सब मोस्टली सब में तुमको +2 मिल रहा है, एक्सेप्ट खाली तुम्हारा वो कॉपर, अच्छा उसमें भी है, मतलब सब में +2 है ना हमारे पास, खाली स्टार्ट हुआ +1 से उसमें, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो +2 दो तरीके से स्टडी कैसे करते समझ लो। दिख रहा है जो तुम्हारा ऑब्जर्व्ड आयनिक रेडिया है, इसको स्टडी करने का दो तरीका। एक तो है एलिमेंट सेम रखो लेकिन ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग कर दो, जैसे मैंगनीज का एग्जांपल याद रखो, बराबर? और दूसरा तरीका क्या है?
ऑक्सीजन स्टेट सेम रखो 2 वाला, लेकिन एलिमेंट अलग अलग, समझा ना? उल्टा। चलो देखते हैं, पढ़ो सेकंड क्या है? फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम ऑक्सीजन स्टेट समझ आ रहा है क्या है? एलिमेंट अलग अलग लेकिन ऑक्सीजन स्टेट सेम। या फिर आगे पढ़ते और मालूम पड़ेगा, पढ़ो क्या, देखो एलिमेंट अलग अलग ना, एलिमेंट अलग अलग लेकिन ऑक्सीजन स्टेट सेम है। कॉपर और क्रोमियम क्यों लिया तुमको भी मालूम रहेगा ना? ऑब्जर्व उधर अलग आएगा क्योंकि उधर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही अलग था, बराबर ना? वो अपना स्टेबिलिटी देख रहा था ना, स्टेबिलिटी। चलो पढ़ो, फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दिख रहा है +2 का ऑक्सीजन स्टेट इधर भी है, +2 का ऑक्सीजन स्टेट इधर भी है, सेम ना ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन एलिमेंट्स ये बताना मैं तुमको। आगे बढ़ते, विथ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयनिक रेडियस वाज ऑब्जर्व्ड फॉर कौन सा? डाईवैलेंट आयन, डाई समझा, दो वैलेंसी, +2 दिख रहा है, +2 का वैलेंसी इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जैसे कि क्रोमियम कितना है, देखो क्रोमियम 82 पिकोमीटर का है। अब तुम्हारे टेक्स्ट में उसको तुम्हारे टेक्स्ट में उधर ऐसा देखो डैश दिया है, तुम्हारे टेक्स्ट में अगर तुमको ये पॉइंट मिलेगा तो उधर ऐसा दिया, दिख रहा है ऐसा है। अब बहुत बच्चे उसको पढ़ते थे -82 पिकोमीटर, बराबर, और ये हो जाएगा ऐसा -72 पिकोमीटर, ऐसा नहीं है, समझा? वो डैश है, वो उसको माइनस मत समझ लेना, तुम्हारे टेक्स्ट में है, देखो वहां पे। अगर वैसा देखेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, देखो ना। फिर ये दोनों में से बताओ, अगर मैं इसको माइनस साइन कैंसिल करूं तो बड़ा बोलो कौन है? ये बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा फिर तो, जबकि कॉपर तो एंड में आता है, पहले क्रोमियम आता है। और हम लोग क्या पढ़े, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होना चाहिए, ये बड़ा कैसे गया, समझा? वो माइनस नहीं है, वो डैश है, समझा क्या? इसके मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते थे, समझा कैसा लॉजिक है, समझा? आगे नेक्स्ट दूसरा, अब देखो जरा, एलिमेंट सेम है MMM, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग है, बराबर। इसमें चलो देखते हैं फटाफट, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट, लेकिन दिख रहा है ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग है लेकिन एलिमेंट सेम है। विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये देखो जैसे कि मैंगनीज वाले केस में, मैंगनीज का जरा एटॉमिक नंबर ढूंढो जरा, कितना देखो मैंगनीज कितना मिला, 25 मिला, 25। बताओ न्यूक्लियर चार्ज कितने का रहेगा? +25। अब जरा क्वेश्चन का आंसर दो, अगर न्यूक्लियर चार्ज +25 का है तो मैंगनीज +2 के लिए न्यूक्लियर चार्ज कितने का रहेगा? +25 रहेगा। मैंगनीज +3 के लिए कितना रहेगा? +25 रहेगा। मैंगनीज +7 के लिए कितना रहेगा? समझा रहे मैं क्या बोल रहा है? अरे मैंगनीज है, मैंगनीज का हम लोग अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट देख रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है ना, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा न्यूक्लियर चार्ज, बराबर। न्यूक्लियस से मालूम पड़ता है, न्यूक्लियस से कुछ निकला क्या? इलेक्ट्रॉन निकला है, समझा क्या? समझा ना? तो मैंगनीज +2 और मैंगनीज +7 में से दोनों में से एटॉमिक साइज छोटा किसका रहेगा? मैंगनीज +2 और मैंगनीज +7 में से एटॉमिक साइज छोटा किसका रहेगा? +7 का। 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर चार्ज कितने का? +25। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अरे 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो भी इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा वो तो ओरिजिनल से कम ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो खींचेगा ना सब इलेक्ट्रॉन को, समझा? तो वो लॉजिक बता रहे। तो इसमें से बताओ, इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किस, सबसे ज्यादा पूछ रहा है, बोलो? M+2 का, और सबसे कम? मैं M+2 और +3 देख रहा है, सिर्फ इतना देखते हैं, इतना +2 +3 पढ़ो। हेंस द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीज होना कम होएगा ना, बोलो किससे कम रहेगा दोनों में से? +3, जितना चार्ज ज्यादा उतना कम रहता है, और +2 का ज्यादा रहेगा उससे कंपैरिजन में, ऐसा। आगे लास्ट, आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन आयनिक रेडियाई ऑफ रिप्रेजेंट। ये सब याद रहेगा ना तुमको, पॉइंट्स क्या क्या बोल रहा है मैं तुमको। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, अलग अलग है, इसके लिए तुमको जो यहाँ पे याद है साइज में भी थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, देखने मिलेगा। और दो कौन से चीज पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं याद है? एलिमेंट एक बार सेम रखा, ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग करके देखा, देखो इधर। फिर दूसरी बार हम लोगों ने ऑक्सीजन स्टेट सेम रखा था, नहीं ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग रखा था फर्स्ट वाले केस में ना, ऑक्सीजन स्टेट सेम एलिमेंट अलग अलग। याद रखो कॉपर क्रोमियम ना, और ये तो इजी एग्जांपल से याद रखो। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? ट्रेंड्स इन, ये भी 11th का आयनेशन एंथैल्पी याद है क्या? पढ़ाया था? नहीं बोलते, कैसा बोलते तुमको ही समझ में आता है। लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, समझा? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर, जिसको हम लोग IE नोट करते हैं। IE बोलने का सिंपल मतलब क्या है? लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिंपल भाषा में, समझा? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा ना,
उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयनाइजेशन है। कंडीशन है बराबर, कंडीशन है कि ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए तुम्हारा एटम। कैसा होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट। Mn+2 नहीं, Mn, समझा? समझा क्या है? Cu+1 नहीं, Cu, समझा? ऐसा। चलो देखते हैं, पढ़ो। एक बात बताओ, ये भी तुमको उधर क्वेश्चन था 11th में, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ना। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ना, ये पढ़ा था ना। अब सुनो, ये किधर इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर है। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगा, मैं उसको बोलेगा IE1, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ना। फर्स्ट मतलब एक्चुअल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, इसके लिए IE1। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्या न्यूक्लियर चार्ज में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, ये तो उतना ही है, लेकिन एक्चुअल में अब ज्यादा हो गया उसके लिए इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। पहले 2 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज था, अब एक निकल गया, अब एक पे ही है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्चुअल में स्ट्रांग हो गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो और खींचेगा उसको अंदर। तो अब साइज बोलो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कम हो जाए। अब फिर जब मैं जाके सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो बताओ IE2 सेकेंड एनर्जी लगेगा तुमको कुछ ज्यादा। अब एनर्जी ज्यादा रहेगी कम रहेगा? क्योंकि छोटा एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम अट्रैक्शन में रहता है ना न्यूक्लियस के साथ, उसके अट्रैक्शन को ओवरकम करके हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, समझा? याद रखो, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, थर्ड और ज्यादा रहेगा, फोर्थ और ज्यादा रहेगा, समझा? समझाना कैसा है? चलो पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा एक बात बताओ, इसे हम लोग ओरली बता सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज कम हो रहा है बराबर। इधर एटम बड़ा है, इधर एटम छोटा है। बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, आराम से थोड़ा एनर्जी से निकाल सकते हो तुम लोग इलेक्ट्रॉन ना। और जैसे एंड में आएंगे, यहाँ पे एटम छोटा हो गया है, अब अगर तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सिंपल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था, वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज की इंक्रीजेस? इंक्रीज है। ये ज्यादा बड़ा एटम है, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, थोड़ा एनर्जी में काम हो जाएगा ना, थोड़ा ही एनर्जी दिया ना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। इधर छोटा एटम है, इधर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझा? उल्टा, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज का उल्टा। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, समझा? चलो पढ़ते हैं, अब पढ़ो समझ में आएगा। लेकिन इरेगुलरिटीज इधर भी आ सकता है, ध्यान दो। ओरल तक पढ़ के आए रहेंगे ना तो मस्ती कर सकते हो थोड़ा देर में, थोड़ी देर में पूछेगा तुमको वैसे तो क्या बता। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, कॉपर क्रोमियम, पहले से अपना ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग लेके चल रहे ना उन लोग, समझा ना? इसके लिए हो सकता है। चलो देखते हैं, पढ़ो। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा ये बहुत सिंपल सा आंसर है, डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक के बाद में आता है, पी ब्लॉक के पहले आता है, मतलब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहेगा, बराबर ना? लेकिन एस ब्लॉक से ज्यादा रहेगा, बराबर ना? अरे यहां से आएंगे, एटम छोटा होता है, ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, तो एस ब्लॉक की कंपैरिजन में यहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगा। चलो पढ़ते, पढ़ो। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट, मतलब बीच में, किसके बीच में? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। दिस मींस ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन का दूसरा नाम है, ट्रांजिशन एलिमेंट को बोलते हैं ना डी ब्लॉक एलिमेंट, आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस ब्लॉक बोलते हैं, याद है? ग्रुप 1 मतलब एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिलके बोलते हैं ना एस ब्लॉक, याद है? इससे क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, समझ में क्या है? अरे आयनाइजेशन, ये दूसरे भाषा में बोला खाली, मैंने क्या बोला? इससे ज्यादा इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा ना, बराबर ना? तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, समझ आया पॉइंट क्या है? चलो तो याद रहेगा पॉइंट क्या है, बहुत सिंपल पॉइंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एंड इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सिंपल है। आगे सेकंड, एज द एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तुम मालूम में क्या क्या बढ़ता है एटॉमिक नंबर के साथ ना, मालूम है ना? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बराबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज, बोल रहे हैं मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता है, बराबर। हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विथ सम इरेगुलरिटीज। पहला आयनाइजेशन एनर्जी, इधर सिर्फ फर्स्ट ही बोला है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। अरे सेकंड बोला क्या इधर कुछ भी? तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको ही बोलते हैं ना आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हो तुम लोग? लेफ्ट टू राइट आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा था या कम हो रहा था? बढ़ रहा था ना, बढ़ रहा था ना, तो बढ़ेगा ना। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी जो भी रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी,
क्या होएगा, बढ़ेगा, लेकिन कुछ क्या रहेगा साथ में तुमको मिलेगा, इरेगुलर रहेगा ना, स्टार्टिंग से कॉपर क्रोमियम करते आ रहे ना, ऐसा होएगा ऐसा। आगे पढ़ो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये तो हमको मालूम है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहता है, थर्ड ज्यादा रहेगा, वही तो बोला है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट से थर्ड पे इंक्रीज होएगा, फर्स्ट से कम रहेगा, फिर ये बड़ा 2 और ये थर्ड, समझा ना। फर्स्ट से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या, वही चीज 12 बोलते लगाते तुम लोग, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगता है तो ये कम रहेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, बराबर ना, तो वही लिखा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से अगर तुम लोग थर्ड जाएंगे फोर्थ जाएंगे तो तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा ही ना, सिंपल लॉजिक है। आगे पढ़ो, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पोसेस फील्ड 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल फील्ड होता है थर्ड ट्रांजिशन, नहीं शायद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा होता है, थर्ड में नहीं होता है, एक मिनट को चेक करने दो। 4 अरे 3 ये देखा ना, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D सीरीज ना, नहीं थर्ड ट्रांजिशन, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है, ये बताओ, ये कौन सा सीरीज है, 3D सीरीज को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ना, ये क्या है सेकेंड ट्रांजिशन, ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, समझा क्या है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, मतलब एक्चुअल में 5D सीरीज, क्या बोलते हैं 5D सीरीज जब आ रहा है, 5D सीरीज इसमें f ऑर्बिटल भरा रहेगा क्या, भरा रहेगा, f ऑर्बिटल कहां से आने चालू होता है, देखो जरा 4 से आने चालू होता है और हम लोग 5 पे पहुंच गए, इधर दिख रहा है 5 पे है ना, तो 4f भर गया रहेगा तभी तो 5 पहुंचे ना तुम लोग, समझा। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 4f ऑर्बिटल रहता है, f ऑर्बिटल मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, d के अंदर 10 रहता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया वहां पे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट आता है, वो डिपेंड करता है कि पुअर शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग है कि गुड है, समझा। अगर अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, अगर पुअर रहेगा तो उल्टा और छोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, चलो पढ़ते, किधर तक पढ़े, हाँ, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब 5D सीरीज पोसेस filled 4f ऑर्बिटल, दिस filled 4f ऑर्बिटल शोज, देखो आ गया नाम, पुअर, समझ में आ गया रहेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब तुम्हारा एटॉमिक साइज और छोटा हो जाएगा, समझा। अगर एटॉमिक साइज और छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी कि कम लगेगा, ज्यादा, जितना छोटा एटम उतना ज्यादा एनर्जी लगता है, बराबर। शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हेंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर पुल, छोटा एटम है ना, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन को जो पुल मिलेगा अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से वो ज्यादा रहेगा, और हमको जो एनर्जी देना पड़ेगा निकालने के लिए वो भी बहुत ज्यादा लगेगा ना तुमको, ठीक है। Thus the greater amount of energy will be required to remove electron, hence the ionization enthalpy of third transition series is greater than first and second, समझा। ये एग्जाम में गिव रीजन में आ सकता है, why ionization enthalpy of third transition series is greater than first and second, समझा। रीजन बहुत सिंपल है, 3D जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसमें 4f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से कैसा शील्डिंग इफेक्ट आता है, पुअर, और एटम और छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा मिलेगा, और हमको अगर इलेक्ट्रॉन निकालने का तो ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D सीरीज ही देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, वैसे आ जाता है बीच बीच में ऐसा पॉइंट, लेकिन कम ही आया ना, 4D 5D बहुत, पहली बार हम लोग ये देखे ना 3D सीरीज मतलब 5D वाला सीरीज ना, ये पहली बार आया पॉइंट, अभी तक तो हम लोग कभी से 3D ही देख रहे हैं ना कब से। आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसका 3D का, अरे कम रहेगा ना इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये और ज्यादा रहेगा, समझा। इसका लो क्या रहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और याद है इधर d ऑर्बिटल खाली भी है, अरे पहले वाले फर्स्ट कैंडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है d में, जिंक में जाके 10 इलेक्ट्रॉन आता है, तो d ऑर्बिटल खाली मिलेगा ना तुमको वहां पे, वैकेंट d ऑर्बिटल, बराबर। पढ़ो, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड वैकेंट d ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट शेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक, इसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर आता है, बराबर। मेटल कैरेक्टर आता है ना, सेंट्रल मेटल एटम कहां से लेते हैं हम लोग, यहीं से लेते हैं, डी ब्लॉक में से ही लेते हैं ना, जो भी हमारा कोबाल्ट था, निकल था, ये सब कहां से आया है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है कोबाल्ट, ये सब, समझा। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कैरेक्टर फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट, समझा। मेटालिक कैरेक्टर किस वजह से आता है, दो रीजन है, पहला है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये लॉजिक है। चलो पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, दिस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, इसके वजह से मेटालिक बॉन्ड बन जाता है, देयर बाय शोइंग टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी, कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज आएगा इसके पास। चलो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, पढ़ो क्या, नियरली ऑल ट्रांजिशन मेटल्स हैव सिंपल HCP, याद है सॉलिड स्टेट, क्या था HCP का फुल फॉर्म क्या है, हेक्सागोनल पैक स्ट्रक्चर या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऐसा ही बोल सकते हैं, बराबर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं, पढ़ा है सॉलिड स्टेट में ये सब चीज, बराबर। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, BCC तो याद ही रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ना,
अरे है ना ये सब चीज उसमें। सिंपल क्यूबिक है, समझा? सिंपल क्यूबिक जिसमें हर एक एंड पे एक एटम होता है, 8 एटम होता है ना कॉर्नर पे। फिर उसके बाद सिखाया था मैंने फेस सेंटर, हर एक फेस पे एक एटम होता है ना, ऐसा हर एक फेस पे एक एटम होता है। फिर सिखाया था बीसीसी, उसमें था बॉडी में एक एटम होता है ऐसा। सॉलिड स्टेट पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी है ना, ये सिंपल क्यूब, ये दिख रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये सिर्फ मेटल्स में देखने मिलता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में ये सब दिखने मिलता है तुमको। क्या क्या मिलेगा बताओ वहां पे? HCP मिलेगा, CCP मिलेगा, BCC, ये सब तो मेटल का प्रॉपर्टी है। आगे पढ़ो, विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू मेटल, इसके लिए वो मेटल्स में आ जाता है। समझा? समझना पॉइंट क्या है? चलो आगे और पढ़ते क्या। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट तो मालूम रहे, ज्यादा रहेगा कम रहेगा? ज्यादा। अरे मेटल्स है, ज्यादा रहेगा ना मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, इन ऑल ट्रांजिशन सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीजेस। बराबर, क्या है मेल्टिंग पॉइंट? कभी तक इंक्रीज होता है वो भी याद रखो, अप टू D5। D5 समझा क्या है? स्टेबल D5। अरे D 10 रहता, 10 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, एक एक भर दिया, वहां तक बढ़ेगा, वहां तक तुम्हारा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। याद रखो मेल्टिंग पॉइंट कहां तक बढ़ता है? D5, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी अटेन हो जाता है। बराबर, उसके बाद फिर वापस वो अनस्टेबल होने चालू हो जाएगा ना। अरे 6 हो गया ना, तो 5 के जितना स्टेबल रहेगा क्या वो? नहीं ना। हाँ, आगे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, नाम याद रखना तुमको, क्या है ये सब पढ़ने के उसमें दिया है तुम्हारे। क्रोमियम, एमओ मतलब मोलिब्डेनम, बराबर, और डब्ल्यू मतलब टंगस्टन। टंगस्टन तो हम लोग यूज करते हैं बल्ब के अंदर, वो कभी पिघलता नहीं है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। बराबर, आगे पढ़ो। शो, देखो आ गया पॉइंट, शोज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज, उसके सीरीज में। वैसे देखा जाए तो सबका ग्राफ भी तुमको देखो बाजू में दिया रहेगा, जरूर ग्राफ देखो, ग्राफ में तुमको दिखाई देगा। मिला के टंगस्टन का दिख रहा है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट, पेज नंबर 168, ग्रीन कलर का लाइन दिखा क्या? सबसे ऊपर देखो तुमको क्या दिखाई दे रहा है? टंगस्टन। उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं है डी ब्लॉक में, समझा? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। सबसे कम भी तुमको मिलेगा, देखो नीचे दिख रहा है सिल्वर, गोल्ड, वो सब दिखाई दे रहा है। हाँ बराबर, कैसा है? समझा? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। और किसका किसका ज्यादा? देखो वहां पे टंगस्टन है, देखो 3 सीरीज बताया उधर, 3 सीरीज है। सबसे वो ऑरेंज वाला लाइन देखो जरा, उस पे सबसे ज्यादा किसका है? क्रोमियम। देखो पहला क्रोमियम, दूसरा वो जो ब्लू कलर दिया है उसको, इसका देखो जरा, मोलिब्डेनम दिख रहा है, देखो सेकंड मोलिब्डेनम। थर्ड देखो, थर्ड का क्या है? टंगस्टन, देखो थर्ड टंगस्टन। ये बड़ा, ये लोग अपने रेस्पेक्टिव सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, बड़ा। और टोटल में सबसे ज्यादा देखा जाए तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा है, बड़ा। समझना पॉइंट क्या है? पढ़ो। आफ्टर दिस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली। इसके बाद देख रहा, पहले गया ना पीक, ऊपर गया, फिर अभी तुम लोग बढ़ाओ एटॉमिक नंबर, अपने आप तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट क्या है? D5 तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाएगा एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, आगे पढ़ो क्या है? आगे कुछ क्या क्या दिया है? मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं हो, मैंगनीज है Mn, बराबर। और इसका नाम है टेक्नीशियम, बराबर, टेक्नीशियम उसमें है, बराबर। TC, डिस्प्ले एनामलस वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग ही रहता है। जरा देखो उसमें दिखाएगा तुमको, Mn दिखाया तो बता सकते, देखो मिला क्या? मैंगनीज, मैंगनीज मिला, और दूसरा क्या है? देखो TC मिला क्या? TC दिया है क्या? है, हाँ एकदम नीचे ना, मिला क्या तुमको? वहां पे देखो अलग अलग दिखा रहा है ना मेल्टिंग पॉइंट। Mn दिख रहा है, Mn तो एकदम ही नीचे हो गया बीच में, देखा Mn एकदम नीचे हो गया ना, Mn अलग आ गया ना, बराबर। और दूसरा क्या बोला? वो TC ना, TC भी नीचे आ गया। ये दोनों एनामलस मतलब अलग बिहेवियर दिखाते हैं। एनामलस वर्ड याद रखो, जब मैं तुमको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना, ग्रुप 16, 17, 18, वहां पे हर एक पहला एलिमेंट एनामलस बिहेवियर दिखाता है, तो पढ़ेंगे हम लोग। वो एग्जाम का कंफर्म क्वेश्चन रहता है एनामलस बिहेवियर का, याद रखो। एनामलस बिहेवियर कौन दिखाता है मेल्टिंग पॉइंट में? मैंगनीज और टेक्नीशियम, बस ये 2 जन दिखाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो क्या है? एक ये तो छोटा सा है, पढ़ो क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैग्नेटिक के बारे में तुमको बहुत कुछ मालूम भी ऑलरेडी ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर आता है? और पूरा पैड रहेगा तो मालूम ना, ये सब बेसिक चीज है। और ये म्यू को बोलते हैं, बता देता हूँ, म्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर तो पढ़ाया ना 11th में पढ़ाया ना, या फिर इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोला तो भी चलेगा। 11th में सिखाया तुमको मैग्नेटिज्म है, बराबर। चलो ठीक है, देखते हैं, चलो पढ़ो। थोड़ा बड़ा सा थियरी है, फटाफट थियरी, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है चैप्टर में, ज्यादा 3 लेक्चर लग गया, 3 या 4, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा बस। आज पहला लेक्चर हो गया, पढ़ो क्या है?
द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू, मतलब पैरामैग्नेटिक आ सकता है ना, और कंप्लीटली फील्ड भी तो होता है। जिंक वाले केस में 3d10 ना, तो डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, ऐसा है बराबर। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम्स और आयन। सेकंड, अमंग द ट्रांजिशन मेटल Fe, Fe आयरन, आगे कोबाल्ट और निकल आर। अच्छा चलो ये ना, ये तुम्हारे सिलेबस में डिलीट मार दिया, ये साल तो रिमूव कर दिया है। 3 टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, एक होता है डायमैग्नेटिक जो तुमको मालूम है, एक होता है पैरामैग्नेटिक वो भी तुमको मालूम है, एक होता है फेरोमैग्नेटिक जो तुमको नहीं मालूम है बराबर। वैसे देखा तो तुमको थोड़ा थोड़ा ही मालूम है, बता दो चलो थोड़ा डिटेल में। देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें बराबर, तो इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है अनपेड इलेक्ट्रॉन वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएंगे बराबर, और वो सब्सटेंस को फिर बाद में एक बार वो मैग्नेटाइज हो जाए उसको हम निकाल दिया ना तो मैग्नेट बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट, समझा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। वो ब्लैक कलर का जो मैग्नेट तुमने देखा रहेगा वो इससे ही बनता है। कभी उसमें देखो वो ये इसका एलॉय रहता है, वो जो मैग्नेट रहता है ना ब्लैक कलर का वो इसका एलॉय है, कोबाल्ट निकल आयरन। कभी निकालना नेट वगैरह पे चेक करो, वो जो मैग्नेट रहता है ना ब्लैक कलर का वो किसका एलॉय है, उसमें 3 चीज तुमको कंफर्म मिलेगा, Fe, कोबाल्ट और निकल। याद रहेगा, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में शायद 3 या 4 ही चीज है जो परमानेंट मैग्नेट बन सकता है जिससे, उसमें से 3 ये है, एक और होता है शायद, एक और कुछ तो है, नाम रहेगा उसका अभी याद नहीं आ रहा है, वो तुमको मैग्नेटिज्म में है फिजिक्स में, तुम्हारे 12th वाले फिजिक्स में। तो Fe याद रहेगा, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये परमानेंट मैग्नेट इससे बना सकते, मतलब ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकता है। देखा है तुमने स्क्रू ड्राइवर देखा, स्क्रू ड्राइवर बराबर, उसके आगे मैग्नेट नहीं होता है, फिर भी नट को लगाया वो चिपक के आ जाता है उसमें, क्यों? क्योंकि वो लोखंड से बना है, वो परमानेंट मैग्नेट है बराबर, उसको परमानेंटली मैग्नेटाइज कर दिया रहता है लोग ने, समझा क्या? उसमें मैग्नेट नहीं रहता है, अंदर कोई मैग्नेट नहीं रहता है, वो लोखंड जो आयरन है Fe इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में कि इसका जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है, और एक बार आ गया तो इसके पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। फिर निकाल दिया ना वहां से तो भी इसके पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहता है, मतलब ये मैग्नेट बन चुका है। अब समझो लॉजिक कैसा है, ऐसा है। चलो तो पढ़ो। ईच अनपेड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अन इलेक्ट्रॉन कैसे मैग्नेटिक फील्ड आता है, पेड़ कैसे नहीं आता है? एक ऐसा घूम रहा है, समझा ना, एक ऐसा रहता है, याद है ना ऐसा, अरे बताया था ना, और एक ऐसा, तो वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं पैड वाले, लेकिन अनपेड कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया, मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कौन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैड आ ही नहीं सकता है, समझा क्या? समझ में आया? और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है उसकी वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है, जो 2 टाइप का रहता है। एक रहता है ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है बराबर, ऑर्बिट में गोल घूमता है तो उसकी वजह से आता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, समझा? और एक बार इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे स्पिन भी होता है ना, स्पिनों की घूमता है ना ऐसा, तो उसके पास उसकी वजह से आता है स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। 2 टाइप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन के पास, कौन सा? ऑर्बिटल और स्पिन। ऑर्बिट गोल घूम रहा है ना, अरे गोल घूम रहा है ना, ये गोल घूम रहा है और अपनी जगह पे भी गोल घूम रहा है, तो स्पिन भी आएगा और ऑर्बिटल भी आएगा, लेकिन दोनों में से एक ज्यादा रहता है एक कम रहता है, वो देखते हैं। चलो पढ़ो थर्ड वाला पॉइंट। ईच अनपेड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स स्पिन एंगुलर, स्पिन बता दिया ना, स्पिन होता है, और एक दूसरा क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। एंड देखो आगे वो भी नाम आ गया, ऑर्बिटल एंगुलर। अब ये ना तुमको आज ही मैं तुमको सिखाऊंगा ना, आज लेक्चर है ना अपना फिजिक्स का, मैग्नेटिज्म का है, उधर ये वर्ड आएगा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर। अभी के लिए याद रखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर वैसे तो मेटल में रहता ही है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहेगा तो वो अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से बाकी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है सबका नेट डायपोल मोमेंट 0 आता है, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन समझो इधर डायरेक्टेड है, कोई पीछे डायरेक्टेड रहेगा तो दोनों कैंसिल ना, कोई इधर डायरेक्टेड है कोई नीचे है, कैंसिल। समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया सबका सब मैग्नेटिक जो भी तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन है सब ऐसा इधर हो जाएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो अब टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, कब आएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो बराबर। Each unpaired electron give rise to a small magnetic field, that is magnetic moment, due to its spin angular momentum and orbital angular momentum। देखो एंगुलर मोमेंटम दोनों में कॉमन दिख रहा है बराबर, स्पिन के वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आता है और ऑर्बिटल के वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक। लेकिन ध्यान दो, वो मैग्नेटिक मोमेंट आता क्यों, उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहा है तो इसके पास आएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ध्यान दो, मैं बता रहा स्टेप वाइज कैसे आता है। अपने को पहुंचना है स्पिन, यहां पे ध्यान दो, अपने को पहुंचना है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तक,
वो आएगा कैसे, वो सिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहा है, स्पिन हो रहा है, स्पिन होने की वजह से उसके पास आएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसकी वजह से आता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। समझा? मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम की वजह से आता है। समझ में आया क्या बोला? अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। समझा? नहीं रहेगा तो वो नहीं आ पाएगा। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। समझा? थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन आना चाहिए, इतना भी हार्ड नहीं बोल सकते ना। चलो देखते हैं। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो कौन सा बोलो मोमेंट आएगा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल कौन सा? मैग्नेटिक। ये एंगुलर उधर मैग्नेटिक। समझा? हाँ। इन केस फर्स्ट बराबर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैंने बताया था ना, एक कम रहता है एक ज्यादा रहता है। हाँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कौन सा सीरीज? 3D सीरीज। हाँ, रो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज नेगेटिव। वहां पे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत कम रहता है। ज्यादा क्या रहेगा? स्पिन। बताना थोड़ा पहले, एक ज्यादा रहता है कम रहता है, बराबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? वहां पे कम रहता है, इसके लिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वहां पे तुमको सिर्फ क्या मिलेगा? स्पिन। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसकी वजह से बोलो क्या आता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसका फॉर्मूला तुमको यहाँ पे दिया है। ये जो म्यू है ये फॉर्मूला किसका है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, ऑर्बिटल का नहीं है। हाँ, कैसे मालूम पड़ता है स्पिन है कि? वो तो बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज रहेगा ना, प्रैक्टिकल किया रहेगा तो मालूम पड़ेगा, ऐसा थोड़ी। तो ये समझा, ये जो म्यू किसका फॉर्मूला है? ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ये क्या है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। पढ़ो जरा पॉइंट पढ़ो। हाँ देखो क्लियर लिखा है, द स्पिन ओनली फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज, बराबर ना? मतलब ये स्पिन के लिए सिर्फ फॉर्मूला, ये ऑर्बिटल का फॉर्मूला नहीं है। समझा? हाँ, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हो सकता है। ऑर्बिटल के लिए और कॉम्प्लेक्स जो हमारे बुक के स्कोप से अलग है। तुम्हारे इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें नहीं दिया है वो चीज़, लेकिन आज हम लोग डिराइव करेंगे। जब मैं पढ़ाएगा तुमको फिजिक्स, उधर में तुमको ऑर्बिटल भी डिराइव करके दिखाएगा, ऑर्बिटल कैसे आता है। उधर ऑर्बिटल ही करेंगे एक्चुअल में। उसका फॉर्मूला होता है EVR/2, बताऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे तो। किधर से हम लोग? हाँ, 5th पॉइंट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। लेकिन याद रखो ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअल में नहीं है, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। आगे, मेजरमेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। बहुत इजी है। अगर तुम्हारे पास म्यू का वैल्यू है, क्या तुम लोग n नहीं निकाल सकते हैं? समझा? अरे स्क्वायरिंग करो, n का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो, तुमको मिल जाएगा n का वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझा? n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आगे 6th वाला पॉइंट जो तुम्हारा डाउट है पढ़ो। म्यू कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली होता है सब कुछ, बड़ा केमिस्ट्री पढ़ लें हम लोग, इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड स्टेट। कोई सा भी हो सकता है, बराबर ना? जो एलिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, स्कैंडियम टिटानियम, सॉल्यूशन के अंदर भी हो सकता है, बराबर, और उसका सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है। तो उसका एक्सपेरिमेंटली करके हम लोग म्यू निकालते हैं। स्पिन कौन सा मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट, बराबर। और फिर अगर एक बार वो मिल गया तो हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आगे इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, याद रखो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो पहले नेग्लेक्ट हो गया था वो उधर भी आ जाता है। फिर पहले किसको नेग्लेक्ट किया था हम लोगों ने? ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल भी वहां पे आ जाएगा, तो उसके लिए तुमको अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बराबर। वो हमारे बुक के स्कोप में नहीं है, ऐसा दिया है, क्लियर? पढ़ो। हाँ, नहीं दोनों आएगा, सिर्फ स्पिन। ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते 4D सीरीज में। समझा? समझा? ये दिख रहा है 4D सीरीज 5D सीरीज में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सिर्फ स्पिन कैलकुलेट करने के लिए लगेगा। ऑर्बिटल के लिए अलग से फॉर्मूला होता है, बराबर। उधर ही आगे आगे चारों आगे, उसके आगे बात कर रहे हैं। आगे इन सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज सिग्निफिकेंट, वहां पे होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट? हेंस सिंपल स्पिन ओनली फॉर्मूला इज नॉट यूजफुल, वहां पे यूज नहीं कर सकते उसको। समझा तुम लोग? एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आर टू बी एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट। समझा? और कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो हमारे बुक में नहीं है, बराबर। समझा क्या बोल रहे हैं? खाली याद रखो ना, ये फिजिक्स पर थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बराबर। फिजिक्स में सिखाएगा तुमको ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं हम लोग। समझा पॉइंट क्या है? आगे याद रखो किधर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, कहां पे होता है? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड। सेकेंड का नाम क्या है? स्पिन। नहीं, स्पिन तो रहेगा, स्पिन भी रहेगा और साथ में वो भी आएगा, दोनों आएगा, ऐसा आएगा। हाँ, सेकेंड किसमें? किसमें? फर्स्ट में सिर्फ स्पिन रहेगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D सीरीज में, बराबर। हाँ, 3D में सिर्फ स्पिन, बराबर। हाँ, 4D और 5D में तुमको स्पिन मिलेगा, और उसका लास्ट वाले का हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है, बराबर। लास्ट वाले का इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है। 8th पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट्स आर टेम्परेचर। याद रखो, टेम्परेचर चेंज किया तो मैग्नेटिक मोमेंट में फर्क पड़ता है। समझो, सिंपल एग्जांपल है, मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट, उसको तुम लोग जला दो, देखो फिर उसको ट्राई करो कि वो अट्रैक्ट करता है कि लोखंड को? नहीं अट्रैक्ट करेगा, वो चला दो मतलब फायर पे रख दो उसको, और क्या है? समझा? वो एक टेम्परेचर होता है, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर।
हाँ, क्यूरी टेम्परेचर बोल के एक टेम्परेचर होता है, अगर मैग्नेट वो टेम्परेचर को अटेंड कर लेता है, मतलब फायर इतना किया तुम उतने क्यूरी टेम्परेचर पे आ गया तो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक मोमेंट लूज कर देता है। वो जो स्क्रू ड्राइवर बताया था ना, उसको मैग्नेटाइज पहले किया, अगर तुमको उसको डीमैग्नेटाइज करने का उसको गर्म कर दो, समझा, और क्यूरी टेम्परेचर तक गर्म हो गया तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट लूज कर देगा, फिर तुम चिपका के देखो तो तुम्हारा वो स्क्रू उस पर चिपकेगा नहीं, समझा, ये लॉजिक है। परमानेंटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, हो सकता है। और फिर हाँ? मैग्नेटाइज कर देते क्या? फिर मैग्नेटाइज कर हाँ, फिर वापस कर सकते हैं मैग्नेटाइज, चलेगा। आगे नाइन्थ पढ़ो क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो भी सुन लो। अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेटॉन, बराबर। बीएम का मतलब क्या है? बोर मैग्नेटॉन, ये फिजिक्स में भी आएगा, बराबर। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, छोटा यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट का छोटा यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटॉन, बराबर। तो 1.73 बोर मैग्नेट पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा। 1.73 बोर मैग्नेटॉन किसका मैग्नेटिक मोमेंट है? एक इलेक्ट्रॉन, एक बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली ओरिएंटेड था, जब फील्ड में रख दिया तो ओरिएंट हो गया ना एक डायरेक्शन में, तो ओरिएंट हो गया मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, बराबर है। वो कितना होता है? 1.73 बोर मैग्नेटॉन, बराबर है। चलो एक लास्ट, वैसे कलर के बारे में तुमको कल पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत पढ़ लो। क्या है? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। वैसे इसका आंसर तुमको कल ही मिलेगा, जस्ट थोड़ा जगह बचा तो मैंने लिख दिया, बराबर। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, मतलब कलर भी होता है उसके पास। वो कलर किस वजह से आया उसका रीजन बता रहे हैं यहाँ पे, अभी पूछना नहीं कि सब क्या है, क्योंकि कल पढ़ाऊंगा ये सब चीज, बराबर। कल ये सब पढ़ाएंगे, डी ट्रांजिशन क्या है, ये नेचर ऑफ लिगेंड्स वगैरह सब पढ़ेंगे यहाँ पे। पढ़ो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से कलर आता है। याद रखो कलर किसके वजह से आता है, बराबर। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, जो डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके वजह से कलर आ सकता है। दूसरा, याद है ये सब चीज तुमको बता, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मालूम पड़ेगा वहां पे ऐसा। सेकंड, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन की वजह से भी होता है कलर। पहले याद रहेगा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, ये बताऊंगा कल, अभी के लिए जस्ट नाम याद रखो, बराबर। ये कल का टॉपिक है, आज तो जस्ट लिखा है ऐसा मैंने। तो डी इलेक्ट्रॉन, डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कलर आएगा। दूसरा, डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। आगे थर्ड, नेचर ऑफ लिगैंड्स। आगे ना लिगैंड्स क्या पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं। लिगैंड्स कहां से आया? क्योंकि पहले बता दिया तुमको मैंने, डी ब्लॉक का एलिमेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगैंड्स भी होता है, समझा ना, बताया था ये सब चीज। नेचर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू द मेटल आयन। लिगैंड्स क्या नेचर मालूम है क्या क्या हो सकता है? बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, पढ़ाना अपन हेक्साडेंटेड, ये सब सिंपल है। फोर्थ, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मेटल आयन, ज्योमेट्री भी डिपेंड करता है। बोलो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, बराबर। सिस और ट्रांस आइसोमर सिर्फ कौन सा ज्योमेट्री दिखाता है? स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, याद है ना, ये सब याद होना चाहिए, बराबर तुमको, समझ गया रहेगा ना। थोड़ा थियरी, थोड़ा क्या है, पूरा चैप्टर ही थियरी है ना, लेकिन कुछ कुछ चीज समझने लायक है यहाँ पे। वो कॉपर क्यों दिखाता है ऐसा, समझा, क्रोम में ऐसा क्यों दिखा रहा है, उसका रीजन है हमारे पास, समझ गया रहेगा ना।